अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। कि सप्लीमेंट्री के छठे पाठ का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पेटरसन। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इसका हिंदी होता है एक वैज्ञानिक का बनना। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपको इस चैप्टर में समझ ना आए। आपसे बहुत लोगों ने कहा होगा कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कठिन है, मुश्किल है। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, और जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको इस बात का एहसास होने वाला है। ये आपका लास्ट चैप्टर है। मैंने आपके सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। ये मुझसे छूट गया था क्योंकि मुझे लगा कि 30% सिलेबस में ये भी चला गया है, बट बाद में बच्चों ने कमेंट किया तो मुझे पता चला कि हाँ, ये चैप्टर अभी बाकी है। तो चलिए हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अभी तक अनजान थे और आज आप उनसे परिचित होने वाले हैं। तो पहली बार जब कोई मिलता है ना तो थोड़ा सा उसके साथ हमको डर लगता है। वही कंडीशन है आपके साथ यहाँ पे इस चैप्टर के साथ। तो चलिए हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। देखिए, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का बनना। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन इसके लेखक हैं। हमारा जो अध्याय है वो यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि अबाउट द ऑथर कोई पढ़ के फ़ायदा नहीं है आपको यहाँ पे, और ना ही अबाउट द लेसन से, क्योंकि अबाउट द लेसन तो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ही समझा दूंगा। वही सारी बात यहाँ पे कही गई हैं और मैं नहीं चाहता कि अभी आपको इन सब चीज़ों से मैं परिचित कराऊँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड। रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना। तो रिचर्ड एब्राइट को प्राप्त हुआ या फिर रिचर्ड एब्राइट को दिया गया द शेरल स्कॉलर अवार्ड। शेरल मतलब शेरल ही होता है, स्कॉलर मतलब होता है विद्वान, इस अवार्ड मतलब पुरस्कार। ठीक है, तो रिचर्ड एब्राइट को शेरल विद्वान पुरस्कार दिया गया एंड और द शेयरिंग प्लग अवार्ड, और उन्हें शेयरिंग प्लग अवार्ड भी दिया गया। यानी यहाँ पे उनको दो अवार्ड दिए गए, दोनों चीज़ें लिखी गई हैं कि रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड, रिचर्ड एब्राइट को दिया गया सीरल स्कॉलर अवार्ड, सीरल विद्वान पुरस्कार और शेयरिंग प्लग पुरस्कार। तो रिचर्ड एब्राइट को शेरल विद्वान पुरस्कार और शेयरिंग प्लग पुरस्कार दिया गया फॉर बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के लिए, एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है इसको मैं आपको साधारण शब्दों में बताता हूँ। बायोकेमिस्ट्री का मतलब तो होता है जीव रसायन, यानी रसायन शास्त्र की वह शाखा है जो पेड़ पौधों और जानवरों और उनके जैविक प्रक्रमों से संबंधित है। यानी उनका विकास किस तरह से होता है, वो कैसे विकसित होते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और फिर आपकी बात आती है यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी ये आणविक जीव विज्ञान है। आप जानते हैं, आणविक शब्द से आप परिचित हैं। ठीक है, तो इट वाज हिज फैसिनेशन, यह उनका आकर्षण था फॉर बटरफ्लाइज, तितलियों के लिए। तो इट वाज हिज फैसिनेशन मतलब यह उनका आकर्षण था फॉर बटरफ्लाइज, तितलियों के लिए। तो तितलियों के लिए यह उनका आकर्षण था दैट ओपेंड, जिसने खोल दिया द वर्ल्ड, संसार को, ऑफ साइंस, विज्ञान के, जिसने विज्ञान के संसार को खोल दिया टू हिम, उसके लिए। तो तितलियों के लिए यह उनका आकर्षण था जिसने उनके लिए विज्ञान का संसार खोल दिया। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलेंगे। आगे देखिए, एट द एज ऑफ 22, तो एट द एज मतलब उम्र, ऑफ 22, 22 वर्ष की उम्र में, एक एक लाइन पकड़िएगा, ज़्यादा लंबा मत पढ़िएगा, एक एक लाइन पकड़ेंगे। ठीक है, छोटा छोटा करके पढ़ेंगे। तो एट द एज ऑफ 22, तो इतने का मतलब होता है 22 वर्ष की आयु में या फिर 22 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, अब फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, या फिर आप इसे पूर्ववर्ती भी कह सकते हैं, अर्थात कोई ऐसी घटना जो पास्ट में हुई हो, भूतकाल में हुई हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कहेंगे भूतपूर्व। तो एट द एज ऑफ 22, इतने का मतलब होता है 22 वर्ष की अवस्था में। अ फॉर्मर मतलब होता है भूतपूर्व, एक भूतपूर्व ने। तो 22 वर्ष की अवस्था में, अ मतलब एक, फॉर्मर मतलब भूतपूर्व ने, स्काउट ऑफ द ईयर, ईयर मतलब वर्ष, ऑफ द ईयर मतलब इस वर्ष के, स्काउट मतलब सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवक, तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ
स्वयंसेवक ने, ये जो दिया है ना, इसकी हिंदी यहाँ पे नीचे है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक ने। ठीक है, तो दोनों तरह से आप जानते रहिए। तो 22 वर्ष की आयु में एक पूर्ववर्ती या एक भूतपूर्व वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक ने एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, यानी इस संसार को एक्साइटेड कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, यानी विथ अ न्यू, एक नए थ्योरी सिद्धांत के साथ, ऑन हाउ की कैसे, सेल्स मतलब कोशिकाएं, वर्क काम करती हैं। आप इसे सेल भी कह सकते हैं कि सेल्स काम कैसे करती हैं, और ज़्यादा आसान करते हैं। तो एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की अवस्था में, अ फॉर्मर, एक भूतपूर्व स्काउट ऑफ द ईयर, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक ने एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, इस संसार को आश्चर्यचकित कर दिया, विथ अ न्यू थ्योरी, एक नए सिद्धांत से, ऑन हाउ कि कैसे, सेल वर्क कि सेल काम कैसे करते हैं, कोशिकाएं काम कैसे करती हैं। बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप फिर से देख सकते हैं कि एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की आयु में, अ फॉर्मर, एक पूर्ववर्ती ने, या फिर आप इसे भूतपूर्व भी कह सकते हैं, तो एक भूतपूर्व ने, स्काउट ऑफ द ईयर, यानी एक भूतपूर्व वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवक ने एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, इस संसार को, इस दुनिया को, साइंटिफिक वर्ल्ड यानी इस विज्ञान की दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया, विथ अ न्यू थ्योरी, एक नए सिद्धांत से, ऑन हाउ शेल वर्क कि सेल काम कैसे करते हैं, सेल मतलब कोशिका, यानी कोशिका काम कैसे करती है। मेरा केवल इतना उद्देश्य है कि आपको समझ में आ जाए और आज के बाद आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार इसीलिए रिवीजन करा रहा हूँ। तो आगे चलते हैं, एक एक का छोटा छोटा पढ़ना है, एक साथ मत पढ़िएगा, छोटा छोटा पढ़ना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं कि रिचर्ड एच एब्राइट, तो रिचर्ड एच एब्राइट एंड और ही इज कॉलेज रूममेट, कॉलेज मतलब कॉलेज ही होता है, रूममेट मतलब रूम में एक साथ रहने वाले लोग, आप इसे सहपाठी कह सकते हैं। तो ठीक है, तो रिचर्ड एच एब्राइट ने एंड हीज कॉलेज रूममेट, और उनके कॉलेज के एक सहपाठी ने एक्सप्लेन्ड, विवरण दिया था, समझाया था या बताया था। ठीक है, फिर से कि रिचर्ड एच एब्राइट ये नाम है, तो भाई रिचर्ड एच एब्राइट, एंड मतलब और, हीज मतलब उनके, कॉलेज रूममेट मतलब एक कॉलेज के सहपाठी ने। ठीक है, तो रिचर्ड एच एब्राइट तथा उनके कॉलेज के एक सहपाठी ने एक्सप्लेन्ड द थ्योरी, थ्योरी मतलब इस सिद्धांत को एक्सप्लेन्ड समझाया था या बताया था। तो इस सिद्धांत को बताया था इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में, एक पत्रिका में, इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस की, यानी ये एक नाम है और इसकी हिंदी करते हैं। चलिए देखिए, साइंस मतलब विज्ञान, अकेडमी का अकेडमी ही होता है, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय विज्ञान की, ऑफ मतलब का, की, के, एक एक समझिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक से समझा रहा हूँ। तो साइंस यानी विज्ञान, ऑफ मतलब की, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, एकेडमी मतलब एकेडमी, तो विज्ञान की राष्ट्रीय एकेडमी ऑफ द, मतलब ऑफ मतलब का, की, के, तो की प्रोसीडिंग मतलब कार्यवाहियाँ, प्रोसीडिंग मतलब होता है कार्यवाही। ठीक है, तो फिर से आराम से, विज्ञान की राष्ट्रीय एकेडमी की कार्यवाहियाँ नामक पत्रिका में एक्सप्लेन द थ्योरी, इसका विवरण दिया था। फिर से समझाऊं तो केवल इतने का, जो ये मतलब नीचे वाला है ना, तो साइंस मतलब विज्ञान, ऑफ मतलब का, की, के, तो ऑफ का मतलब इतना होता है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, की, तो साइंस की यानी विज्ञान की राष्ट्रीय एकेडमी की प्रोसीडिंग यानी कार्यवाहियाँ नामक आर्टिकल, पत्रिका में एक्सप्लेन द थ्योरी, इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को छपवाया था या फिर बताया था। आसान है, एक बार पूरा पढ़ते हैं। तो रिचर्ड एच एब्राइट ने एंड हिज कॉलेज रूममेट, और उनके कॉलेज के एक सहपाठी ने एक्सप्लेन द थ्योरी, इस सिद्धांत का विवरण दिया था, इन एन आर्टिकल,
इन द प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की राष्ट्रीय अकेडमी की कार्यवाहियां नामक पत्रिका में। ठीक है, आगे चलें। ये एक पत्रिका है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ अमर उजाला आता है, तो यहाँ पे इस पूरे के स्थान पे हम अमर उजाला लिख सकते हैं। भाई आप चाहें तो न्यूज़पेपर में कुछ भी छपवा सकते हैं। आप लोगों ने पत्रिकाएं देखी होंगी, मैगजीन्स वगैरह अब तो आती रहती हैं, बट अगर नहीं देखी तो आप जानते रहिए, जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये सारे न्यूज़पेपर हैं, उनके नाम हैं। उसी तरह से ये भी एक तरह का आप समझिए कि इसमें छपवाया जा सकता है, आप जो चाहें वो छपवा सकते हैं। मतलब आपकी बात में कुछ दम होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कहते हैं कि इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल। देखिए जर्नल मतलब यहाँ पे साफ साफ उन्होंने बता दिया कि ये चीज़ क्या है। फिर से समझते हैं कि इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, दिस इम्पॉर्टेंट की इस महत्वपूर्ण, साइंटिफिक यानी विज्ञान की, जर्नल पत्रिका ने, तो विज्ञान की इस महत्वपूर्ण पत्रिका ने हैड एवर पब्लिश्ड, छापा था, द वर्क, काम को, ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज के छात्र के, यानी कॉलेज छात्र के नाम को छापा था। भाई यहाँ पे नीचे नाम लिखेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि ये किसने लिखा है। तो वही चीज़ यहाँ पे वो कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि इट वॉज फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, कि इस विज्ञान की महत्वपूर्ण पत्रिका ने हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज छात्र के नाम को छापा था। यानी कहना चाहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ कि जब विज्ञान की इस महत्वपूर्ण पत्रिका ने कॉलेज के छात्र के नाम को छापा था, कि ये न काम किसने किया है, रिचर्ड एच ब्राइट ने और उनके कॉलेज के सहपाठी ने। ठीक है। इन स्पोर्ट्स, खेलों की दुनिया में, खेल की दुनिया में, दैट वुड, ये घटना ना, बी लाइक, ऐसी थी, मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15, कि किसी खिलाड़ी को मेकिंग द बिग लीग्स, बड़े खेलों के लिए एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की आयु में चुन लिया जाए। देखिए कैसे कहते हैं इसको, मैं बेसिक से समझाता हूँ, नहीं तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। देखिए बेसिक से समझिए। इन स्पोर्ट्स मतलब खेल दुनिया में, खेल जगत में, खेल की दुनिया में, किसी भी तरह से आपके अध्यापक पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इन स्पोर्ट्स, खेल की दुनिया में, दैट वुड, ये घटना, बी लाइक, कुछ ऐसी थी, ये घटना कुछ ऐसी थी, मैं छोटा करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इन स्पोर्ट्स, खेल जगत में या खेल की दुनिया में, दैट वुड बी लाइक, ये घटना कुछ इस प्रकार थी, मेकिंग द बिग लीग, कि किसी बिग लीग के लिए, किसी बड़े खेल के लिए, एट द एज, खिलाड़ी को एज ऑफ 15, 15 वर्ष की आयु में चुन लिया जाए। भाई बड़े खेलों के लिए कोई खिलाड़ी 15 वर्ष की आयु में नहीं जाता। अब आपको क्रिकेट खेलने जाना है, आप इंडिया की तरफ से खेलना चाहते हैं, तो आप, एक सेकंड कॉल आ रहा है, फ़ोन आ गया था, हम फिर से एक बार शुरू करते हैं कि इन स्पोर्ट्स, खेल जगत में, दैट वुड बी लाइक, ये घटना कुछ इस प्रकार थी, मेकिंग द बिग लीग, की बड़े खेल के लिए, मेकिंग द बिग लीग मतलब किसी बड़े खेल के लिए, एट द एज ऑफ 15, खिलाड़ी को चुन लिया जाए, ये हमें अपनी तरफ से जोड़ना है, एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की आयु में। जैसे आप इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं और आपको क्रिकेट खेलना है, तो आपको 15 वर्ष की आयु में तो कोई जाने नहीं देगा। 15 वर्ष की आयु तक तो आपका हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं होता ना, तो आप 15 वर्ष की आयु में तो यहाँ पर जा नहीं सकते ना इंडिया की तरफ से खेलने के लिए, यानी आपकी आयु बहुत कम है। तो अगर 15 वर्ष की आयु में आपको चुन लिया जाए तो ये एक आश्चर्य की बात होगी, अरे ऐसा कैसे हो गया ना, वो चीज़ यहाँ पे बताना चाहते हैं। तो इन स्पोर्ट्स, खेल की दुनिया में, दैट वुड बी लाइक, ये घटना कुछ इस प्रकार थी कि मेकिंग द बिग लीग, कि किसी बड़े खेल के लिए खिलाड़ी को एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की आयु में चुन लिया जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये खेल जगत की दुनिया में या खेल की दुनिया में ये घटना इस प्रकार थी कि किसी खिलाड़ी को खेल के लिए, बड़े खेल के लिए 15 वर्ष की आयु में चुन लिया जाए, एंड हिटिंग अ होम रन, एंड और हिटिंग, वो बना ले, होम रन, होम रन मतलब होता है अतिरिक्त अंक,
ठीक है, और वो अतिरिक्त रन बना ले योर फर्स्ट टाइम बैट, पहली बार ही बैटिंग करते हुए, और पहली बार ही बैटिंग करते हुए वो अतिरिक्त रन बना ले, वो होम रन बना ले, जैसा कहना चाहे वो कह सकते हैं। ठीक है, यानी ये कहना चाहते हैं कि खेल जगत की दुनिया में यह घटना कुछ इस प्रकार थी कि किसी बड़े खेल के लिए, मतलब किसी बड़े खेल के लिए खिलाड़ी को 15 वर्ष की आयु में ही चुन लिया जाए, और पहली बार फर्स्ट टाइम बैट, पहली बार ही खेलते हुए, बैटिंग करते हुए हिटिंग अ होम रन, वो होम रन बना ले, अतिरिक्त रन बना ले। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात होगी। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर रिचर्ड ब्राइट, रिचर्ड ब्राइट के लिए इट वॉज द फर्स्ट, यह पहली कड़ी थी, इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट, उपलब्धियों की, यानी रिचर्ड ब्राइट के लिए यह उसकी उपलब्धियों की पहली कड़ी थी, इन साइंस, विज्ञान की दुनिया में, एंड अदर फील्ड्स, और दूसरे क्षेत्रों में। तो आप इसे क्षेत्र की जगह पर देश कहेंगे क्योंकि आपकी बुक में भी देश लिखा गया है। तो इट वॉज द फर्स्ट इन फॉर रिचर्ड ब्राइट, रिचर्ड ब्राइट के लिए इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड। तो रिचर्ड ब्राइट के लिए विज्ञान और दूसरे देशों में उपलब्धियों की फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग, यह पहली कड़ी थी। तो आप इसे पूरा ऐसे कहेंगे कि रिचर्ड ब्राइट के लिए यह उसकी विज्ञान तथा दूसरे देशों की उपलब्धियों की पहली कड़ी थी। एंड इट ऑल स्टार्टेड, और यहाँ सब कुछ शुरू हुआ था विद बटरफ्लाइज, तितलियों से, और यहाँ सब तितलियों से शुरू हुआ। एन ओनली चाइल्ड, एकमात्र बच्चा, एब्राइट, एकमात्र बच्चा, एब्राइट यानी एब्राइट एकमात्र बच्चा था, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि एकमात्र बच्चा होने के कारण एब्राइट ग्रेव अप, एब्राइट बड़ा हुआ, नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया के नॉर्थ में, उत्तर में। तो एकमात्र बच्चा होने के कारण एब्राइट पेंसिल्वेनिया के उत्तर में बड़ा हुआ। There wasn't much I could do there. There wasn't much, कुछ अधिक नहीं था, I could do there, जो मैं वहाँ पे कर सकूँ, यानी वहाँ पर करने के लिए कुछ विशेष नहीं था। He said, उसने कहा कि वहाँ पर करने के लिए कुछ विशेष नहीं था। I certainly couldn't play football, ना तो मैं फुटबॉल खेल सकता था, और बेसबॉल, और ना ही मैं बेसबॉल खेल सकता था, यानी मैं ना तो फुटबॉल खेल सकता था ना ही बेसबॉल खेल सकता था, विथ अ टीम ऑफ वन, किसी टीम के साथ, यानी किसी फुटबॉल या बेसबॉल की टीम के साथ मैं नहीं खेल सकता था। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ थी, बट देयर वॉज वन थिंग, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ थी, आई कुड डू, जो मैं कर सकता था, कलेक्टिंग थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करना। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था, और वो थी चीज़ों को इकट्ठा करना। सो ही डिड, इसलिए उसने यही किया, एंड डिड ही एवर, और यही करता रहा, यानी वो चीज़ों को इकट्ठा करता रहा। सो ही डिड, इसलिए उसने यही किया, एंड डिड ही एवर, और यही करता रहा। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, किंडरगार्टन की कक्षा में पहुंचकर, या किंडरगार्टन की कक्षा प्रारंभ करते हुए, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, एब्राइट ने कलेक्टेड इकट्ठा किया, बटरफ्लाइज तितलियों को, विद द सेम डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब उसी दृढ़ निश्चय से, यानी एब्राइट ने उसी दृढ़ निश्चय से तितलियों को इकट्ठा किया। तो फिर से अगर इसको कहें तो सो ही डिड, इसलिए उसने यही किया, एंड डिड ही एवर, और यही करता रहा। ठीक है, इतना छोटा कर देंगे, इसको छोटा कर देंगे, बस यहाँ पे हमको आ गया, इसको नहीं पढ़ना। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, किंडरगार्टन की कक्षा आरंभ करते हुए, किंडरगार्टन की कक्षा आरंभ करते हुए, या फिर जब उसकी किंडरगार्टन की कक्षा आरंभ हुई, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, तो एब्राइट ने तितलियों को इकट्ठा किया, यहाँ पर भी छोटा कर दिया, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, एब्राइट ने तितलियों को इकट्ठा किया, विद द सेम डिटर्मिनेशन, इसको भी छोटा करेंगे, विथ मतलब विद द सेम डिटर्मिनेशन, उसी दृढ़ निश्चय से। तो एब्राइट ने तितलियों को इकट्ठा किया विद द सेम डिटर्मिनेशन, उसी दृढ़ निश्चय से। यहाँ तक हो गया।
विद द सेम डिटर्मिनेशन मतलब उसी दृढ़ निश्चय से, दैट हैज़ मार्क्ड जिसने मार्क्ड कर दिया, मार्क मतलब चिन्हित कर दिया, ऑल हिज एक्टिविटीज़ उसकी सभी गतिविधियों को, ऑल मतलब सभी, सारी, सभी जो कहना चाहें कह सकते हैं, तो चिन्हित कर दिया ऑल हिज एक्टिविटीज़ उसकी सारी गतिविधियों को, और जिसने उसकी सारी गतिविधियों को चिन्हित कर दिया, तो मैंने सब बता दिया है, अब मैं सब जोड़ूंगा। तो सो ही डिड एंड डिड ही एवर, इसलिए उसने यही किया और यही करता रहा। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन की कक्षा आरंभ करते हुए एब्राइट ने तितलियों को इकट्ठा किया विद द सेम डिटर्मिनेशन उसी दृढ़ निश्चय से, दैट हैज़ मार्क्ड जिसने चिन्हित कर दिया ऑल हिज एक्टिविटीज़ उसकी एक्टिविटीज़ को, गतिविधियों को, जिसने उसकी सारी गतिविधियों को चिन्हित कर दिया। छोटा हो गया, आसान हो गया। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, उसने और भी चीज़ें इकट्ठा की जैसे कि रॉक्स पत्थर, फॉसिल्स जीवाश्म, एंड कॉइन्स और सिक्के, उसने पत्थर, जीवाश्म और सिक्के भी कलेक्टेड इकट्ठा किया। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, कभी कभी वहाँ ईगर एस्ट्रोनॉमर वह एक खगोल शास्त्री बन जाता था, टू यानी भी, यानी वो कभी कभी खगोल शास्त्री भी बन जाता था। समटाइम्स जब स्टार गेजिंग ऑल नाइट, जब वो रात को तारों को गेज करता था, घूरता था, तो जब रात में वो तारों को घूरता था तो कभी कभी वहाँ एक एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल शास्त्री भी बन जाता था। ठीक है, आगे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विथ अ ब्राइट माइंड। फ्रॉम द फर्स्ट, जब वो पहली कक्षा में गया या फिर पहली कक्षा से ही, ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी उसके अंदर उत्सुकता भरी थी, अलॉन्ग विथ अ ब्राइट माइंड, ब्राइट मतलब कुशाग्र, माइंड मतलब मस्तिष्क, तो एक कुशाग्र मस्तिष्क के साथ, यानी इसे ऐसे कहेंगे कि पहली कक्षा से ही एक कुशाग्र मस्तिष्क के साथ उसके अंदर उत्सुकता भरी थी। ठीक है। ही आल्सो हैड अ मदर, उसकी एक माँ थी, हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, हु इनकरेज जो इनकरेज करती थी, प्रोत्साहित करती थी, हिज इंटरेस्ट उनकी रुचि को, इन लर्निंग सीखने की, जो उनकी सीखने की रुचि को इनकरेज करती थी, प्रोत्साहित करती थी। ठीक है, तो मैं कैमरा में देख के पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं पे अगर मिस होता है तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ही आल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, तो उसकी एक माँ थी जो उसके सीखने की रुचि को प्रोत्साहित करती थी। ठीक है। शी टूक हिम ऑन ट्रिप्स, वह टूक ले जाती थी, हिम उसे, ऑन ट्रिप्स यात्राओं पर, वह उसे यात्राओं पर ले जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप, उन्होंने उसे टेलीस्कोप खरीदा था, एक दूरबीन खरीद कर दी थी। माइक्रोस्कोप, एक सूक्ष्मदर्शी खरीद कर दिया था। कैमरास, कैमरा खरीद कर दिया था। माउंटेनिंग मटेरियल्स यानी पर्वतरोही वस्तुएं दी थी। एंड अदर इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट मतलब औजार, और दूसरे औजार खरीद कर दिए थे। एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी मदद की थी, इन मैनी अदर वेज, कई दूसरे तरीकों से भी, यानी हर प्रकार से उन्होंने उसकी मदद की थी। ठीक है, मैं इसे फिर से पढ़ता हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो ही आल्सो हैड मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, यानी उसकी माँ ने भी सीखने की उसकी रुचि जो थी उसको प्रोत्साहित किया था। शी टूक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उसको यात्राओं पर ले जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप, उन्होंने उसे दूरबीन खरीद कर दी थी। माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी खरीद कर दिया था। कैमरास खरीद कर दिए थे। माउंटेनिंग मटेरियल, पर्वतरोही वस्तुएं खरीद कर दी थी। एंड अदर इक्विपमेंट, और दूसरे औजार खरीद कर दिए थे। एंड हेल्प हिम इन अदर मैनी अदर वेज, और कई दूसरे तरीकों से उसकी मदद की थी। यहाँ तक क्लियर है। आई वॉज हीज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, आई वॉज हीज ओनली कंपेनियन, मैं उसकी केवल एकमात्र कंपेनियन थी, एकमात्र मित्र थी। अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक उसने स्कूल शुरू नहीं किया, यानी जब तक उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया तब तक मैं केवल उसकी एकमात्र मित्र थी। हीज मदर सैड, उसकी माँ ने कहा, तो उसकी माँ ने कहा कि जब तक उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया तब तक मैं ही ऐसी थी जो उसकी मित्र थी, या फिर मैं एकमात्र उसकी मित्र थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम,
आफ्टर दैट, और इसके बाद, यानी जब उसने स्कूल जाना शुरू किया तो इसके बाद आई वुड ब्रिंग, मैं लाती थी होम, घर पर, फ्रेंड्स फॉर हिम, उसके मित्र, यानी इसके बाद मैं उसके कई दोस्तों पर मैं उसके कई दोस्तों को घर पर लाती थी, यानी उसके कई दोस्त घर पर आते थे, ठीक है, जब वो स्कूल जाने लगा। तो आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, इसके बाद मैं उसके कई दोस्तों को घर लाती थी। बट एट नाइट, लेकिन रात को, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, हम लोग इकट्ठे काम करते थे। बट एट नाइट, लेकिन रात्रि में, रात को, वी जस्ट डिड थिंग्स, हम काम करते थे, टुगेदर, साथ मिलकर, लेकिन रात में हम साथ मिलकर काम करते थे, ठीक है, यानी माताजी और बेटा। रिची यानी रिचर्ड, उसकी माँ उसे प्यार से रिची बुलाती थी। वॉज माई होल लाइफ, रिची ही मेरा पूरा जीवन है। आफ्टर ही इज फादर डाइड, उसके पिता की मृत्यु के बाद, यानी रिची के पिता की मृत्यु के बाद, रिची वॉज माई होल लाइफ, रिची ही मेरा सब कुछ है। तो रिची के पिता की मृत्यु के बाद रिची ही मेरा सब कुछ है। रिची वॉज माई होल लाइफ, रिची ही मेरा सब कुछ है। आफ्टर हिज फादर डाइड, उसके पिता की मृत्यु के बाद, ठीक है। व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, जब रिची तीसरी कक्षा में था, ठीक है। व्हेन, जब रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, यानी जब रिची तीसरी कक्षा में था, तो उसके बाद मतलब उसके पिता की डेथ हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे। रिची वाज होल लाइफ, मतलब रिची वाज माई होल लाइफ, और रिची ही मेरा सब कुछ है, ठीक है। तो इसे आप ऐसी, जिस तरह से किताब में लिखा है वैसे ही पढ़ लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा कि रिची वाज माई होल लाइफ, रिची ही मेरा सब कुछ है। आफ्टर हिज फादर डाइड, जब उसके पिता की मृत्यु के बाद, तो रिची के पिता की मृत्यु के बाद रिची ही मेरा सब कुछ है। वे रिची वाज इन थर्ड ग्रेड, जब रिची तीसरी कक्षा में था, यानी जब रिची तीसरी कक्षा में था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। शी एंड हर सन, वह और उसका बेटा, स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग, स्पेंड ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एवरी, हर इवनिंग मतलब शाम को, लगभग हर शाम को, एट द डाइनिंग रूम टेबल, डाइनिंग रूम टेबल यानी भोजन की मेज पर मिलते थे या इकट्ठा होते थे। तो वह और उसका बेटा लगभग हर शाम को भोजन की मेज पर मिलते थे, स्पेंड करते थे यानी टाइम बिताते थे, ठीक है। तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि वह और उसका बेटा लगभग हर शाम भोजन की मेज पर मिलते थे या इकट्ठा होते थे। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग टू डू, यदि उसके पास, यदि इफ़ ही डिडंट हैव, उसके पास नहीं होती थी थिंग्स टू डू, यानी उसके पास अगर करने के लिए काम नहीं होता था, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी। नॉट फिजिकल वर्क, शारीरिक काम नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, मानसिक काम, ठीक है। यानी शारीरिक काम ऐसा नहीं कहती थी जाओ खेत में फावड़ा चला के आओ, नहीं, ये किताब उठाओ इसे पढ़ो, वो किताब उठाओ उसे पढ़ो, ये सारा काम, ठीक है। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, यदि उसके पास करने के लिए काम नहीं होता था, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी। नॉट फिजिकल वर्क, शारीरिक काम नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, मानसिक काम। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। ही लाइक्ड इट, उसे ये पसंद था। ही वांटेड टू लर्न, वो सीखना चाहता था या वो पढ़ना चाहता था, लेकिन आप इसे ऐसे कहेंगे कि उसे ये पसंद था और वह सीखना चाहता था, ठीक है। एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी। एंड लर्न ही डिड यानी वो उसने सीखा भी, यानी वो सीखना चाहता था और उसने सीखा भी। एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी। ही अर्नड टॉप ग्रेड इन स्कूल, स्कूल में ही अर्नड, उसने प्राप्त किया टॉप ग्रेड, उच्च स्थान, स्कूल में उसने उच्च स्थान प्राप्त किया। ऑन एवरी डे, रोजमर्रा के कामों के अतिरिक्त, ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, यानी इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऑन एवरी डे थिंग्स, रोजमर्रा के कामों में, ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर चाइल्ड, वह अन्य बच्चों के जैसा ही था, यानी उसमें कोई स्पेशल पावर नहीं थी, वो सुपरमैन नहीं था, ठीक है। तो कहना चाहती हैं कि ऑन एवरी डे थिंग्स, रोजमर्रा के कामों में, ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, वह दूसरे बच्चों की तरह ही था, ठीक है, यानी वो भी एक साधारण सा ही बच्चा था। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। तो ऑन एवरी डे थिंग्स, रोजमर्रा के कामों में, ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, दूसरे बच्चों की तरह, ही वॉज जस्ट लाइक, वो था, ठीक है। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड,
यानी दूसरी कक्षा में पहुंचकर, बाय द टाइम यानी ही वाज इन द सेकेंड ग्रेड, यानी दूसरी कक्षा में पहुंचते पहुंचते एब्राइट हैड कलेक्टेड, एब्राइट ने इकट्ठा कर लिया था ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, तितलियों की ऑल सभी 25 स्पीसीज 25 प्रजातियों को। तो बाय द टाइम ही वाज इन द सेकेंड ग्रेड यानी दूसरी कक्षा में पहुंचते पहुंचते एब्राइट हैड कलेक्टेड, एब्राइट ने इकट्ठा कर लिया था ऑल 25 स्पीसीज, सभी 25 प्रकार प्रजातियों की बटरफ्लाइज तितलियों को फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उसके घर के आसपास, होम टाउन यानी नगर के आसपास मिलती थी। आसान शब्दों में इसे ऐसे कहेंगे कि बाय द टाइम ही वाज इन द सेकेंड ग्रेड, दूसरी कक्षा में पहुंचते पहुंचते एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, एब्राइट ने तितलियों की सभी 25 प्रजातियों को इकट्ठा कर लिया था फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उसके नगर के आसपास मिलती थी। फाउंड अराउंड, अराउंड मतलब आसपास, फाउंड मतलब मिलती थी, तो उसके नगर के आसपास जो मिलती थी। और कहते हैं कि सी फॉलोइंग बॉक्स यानी जो से पढ़ना है। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन एंड ऑफ माय बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड उसने कहा, यानी किसने, एब्राइट ने कहा दैट प्रोबेबली मतलब निश्चित रूप से या फिर शायद, दैट मतलब वहाँ, प्रोबेबली मतलब शायद, वुड हैव बीन द एंड अंत था, ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, माई मतलब मेरा, बटरफ्लाई मतलब तितलियों का, कलेक्टिंग मतलब संग्रह का। तो दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड, वुड हैव बीन द एंड मतलब होता है अंत था, दैट प्रोबेबली मतलब वहाँ, प्रोबेबली शायद, अंत था, ऑफ माई मेरी, बटरफ्लाई तितलियों के, कलेक्टिंग एकत्रित करने का। उसने कहा, ही सैड उसने कहा, दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, शायद वहाँ मेरी तितलियों को एकत्रित करने का, वुड हैव बीन द एंड अंत था, यानी ही सैड उसने कहा कि शायद वह मेरी तितलियों को एकत्रित करने का अंत था। बट लेकिन देन तब, माई मदर मेरी माता श्री, गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक, गॉट मी मेरे लिए लाई, अ चिल्ड्रंस बुक बच्चों की पुस्तक। बट देन लेकिन तब मेरी माता जी मेरे लिए एक बच्चों की पुस्तक लाई, लेकिन तब मेरी माताजी मुझे एक बच्चों की पुस्तक लाकर देती हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। कार्ड, और उस पुस्तक का क्या नाम था, कहते हैं कार्ड, उस पुस्तक का नाम था द ट्रेवल्स, ट्रेवल मतलब यात्रा, और यस लगा है यानी यात्राएं, ऑफ मोनार्च, मोनार्च मतलब होता है राजा या रानी, सम्राट भी कह सकते हैं। एक्स, रोमन में एक्स का मतलब होता है 10, हिंदी में दशम, ठीक है। तो मोनार्च को हम मोनार्च ही बोलेंगे, ठीक है। बस आप जानते रहिए कि इसका मतलब होता है सम्राट या फिर राजा या रानी, ठीक है। तो हम मोनार्च को मोनार्च ही पढ़ेंगे, सॉरी ये मोनार्च नहीं, ये मोनार्क है, ठीक है, CH है यहाँ पे, तो ये मोनार्क है। तो मोनार्क दशम की यात्राएं, ठीक है। आप इसको सम्राट दशम की यात्राएं भी कह सकते हैं, बट मोनार्क वर्ड ट्रेंडिंग में रहता है हमेशा, तो इसको आप बोल सकते हैं। दैट बुक, वह किताब, विच टोल्ड हाउ, दैट बुक वह किताब, विच टोल्ड बताती है, वह किताब यह बताती है, हाउ किस प्रकार से, मोनार्क बटरफ्लाइज की सम्राट तितलियां, मोनार्क तितलियां मिग्रेट पहुंच गई टू सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका तक। वह किताब बताती है कि किस प्रकार से मोनार्क तितलियां मध्य अमेरिका तक पहुंच गई। यानी तितलियां, जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय में गांव में कुछ पक्षी आ जाते हैं और फिर सर्दी आती है तो वो फिर लौट जाते हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। यानी जैसे कहने का मतलब है कि जैसे कोई पैदा होता है हमारे तिलियरगंज में, यानी इलाहाबाद के तिलियरगंज में कोई पैदा होता है पक्षी, तो वो यहाँ पर नहीं रहेगा, वो अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ से उड़कर चला जाएगा प्रतापगढ़, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि तितलियां एक स्थान पर पैदा होती हैं और फिर वहां से उड़कर अपना जीवन यापन करने के लिए किसी दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, ठीक है, ये बात यहाँ पे है। तो दैट बुक वह किताब बताती है, विच टोल्ड वह किताब बताती है, हाउ किस प्रकार से मोनार्क बटरफ्लाइज, मोनार्क तितलियां मिग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका पहुंच गई।
ओपन द वर्ल्ड, ओपन, और यह किताब खोल देती है, ओपन मतलब वही किताब की बात हो रही है, तो वह किताब खोल देती है द वर्ल्ड, संसार को, ऑफ साइंस, विज्ञान के, वह किताब विज्ञान के संसार को खोल देती है टू द ईगर, इस उत्सुक यंग नवयुवक कलेक्टर, संग्रहकर्ता के लिए। और यह किताब उस जिज्ञासु युवा संग्रहकर्ता के लिए ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान के संसार को खोल देती है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलेंगे। एट द एंड ऑफ द बुक, और इस किताब के अंत में, जैसे किताब समाप्त हो गई तो अंत में पीछे लास्ट पेज पर, रीडर्स, पढ़ने वालों को, वर इनवाइटेड, निमंत्रित किया गया था या फिर आमंत्रित किया गया था। आपके यहाँ इनविटेशन कार्ड आता है कि भैया फला फला तारीख को हमारी बेटी की शादी है, तो ये चीज़ ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द बुक, किताब के अंत में, रीडर्स वर इनवाइटेड, पढ़ने वालों को आमंत्रित किया गया था, टू हेल्प, ताकि वो सहायता कर सकें, स्टडी, अध्ययन में, ऑफ बटरफ्लाई माइग्रेशंस, तितलियों के प्रवास के बारे में। यानी तितलियां पैदा कहाँ पर होती हैं, फिर वो उड़कर कहाँ जाती हैं और अपना जीवन यापन करती हैं, यानी वो कैसे कैसे अपना जीवन यापन करती हैं, ये चीज़। तो बटरफ्लाई मिग्रेशन मतलब होता है प्रवास, ठीक है। हमारा प्रवास तेलियरगंज, शांतिपुरम, इलाहाबाद, यहीं पे भटकते रहना ना, तो इस तरह से हमारा प्रवास ये है। तो तितलियों का प्रवास, भाई वो पैदा हो गई प्रतापगढ़ में, चली जाएंगे अमेरिका, क्या करोगे? तो ये चीज़ इस बारे में पढ़ने के लिए, उनके प्रवास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द बुक, किताब के अंत में, रीडर्स वर इनवाइटेड, पढ़ने वालों को आमंत्रित किया गया था, टू हेल्प, ताकि वो सहायता कर सकें, स्टडी बटरफ्लाई मिग्रेशन, तितलियों के प्रवास के बारे में अध्ययन करने के लिए। तो तितलियों के प्रवास के बारे में अध्ययन करने में सहायता करने के लिए किताब के अंत में पढ़ने वालों को बुलाया गया था, ठीक है। यानी सबसे कहा गया कि भाई आप सब सहायता कीजिए। देवर आस्क्ड, उनसे कहा गया, टू टैग बटरफ्लाइज, की वो तितलियों पर टैग लगा दें, निशान लगा दें, ठीक है, फॉर रिसर्च, ताकि रिसर्च की जा सके उन पर। यानी देवर आस्क्ड, देखिए ध्यान से समझिएगा इस लाइन को, देवर आस्क्ड, उनसे कहा गया, टू टैग बटरफ्लाइज, की वो तितलियों पर निशान लगा दें। यानी उनसे कहा गया कि वो तितलियों पर निशान लगाएं, यानी जो लोग किताब पढ़ रहे हैं उनसे कहा गया कि आप सब तितलियों पर निशान लगाएं। भाई आपके आसपास जो तितलियां मिलती हैं आप उनको पकड़िए और फिर उन पर निशान लगाइए, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब क्या है, पहले इसको समझिए, नहीं तो बाउंस कर जाएगा सब कुछ। जैसे आपका घर यहाँ पे है, ठीक है, मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि हर तरह से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, आपका घर यहाँ पे है, मान लेता हूँ आपका घर प्रतापगढ़ में है, ठीक है। तो अब प्रतापगढ़ में कोई तितली आपने पकड़ी और आपने उस पर क्या किया, टैग लगा दिया, कोई धागा बांध दिया, ठीक है। और वो तितली प्रतापगढ़ से उड़ करके हमारे यहाँ आ गई, तेलियरगंज यानी इलाहाबाद घूमते घूमते आ गई। अब हमने इलाहाबाद में जब अपनी उस तितली को पकड़ा तो हम जान जाएंगे कि भाई आपकी ही तितली है, और ज़्यादा आसान, ठीक है। जैसे आपने कुत्ता पाल रखा है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कुत्ते के गले में एक पट्टा बांध देते हैं और उस पर नाम लिख देते हैं कि इस कुत्ते का नाम टॉमी है। अब ये कुत्ता घूमते घूमते प्रतापगढ़ चला गया, तो भी जब आप इस कुत्ते के गले में पट्टा देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि ये मेरा ही कुत्ता है, क्योंकि ये पट्टा मेरा है, ठीक है। ये कुत्ता भागते भागते चला गया, हमारे यहाँ पे आ गया, इलाहाबाद पहुँच गया, तो भी आप अपने कुत्ते को देखेंगे तो पहचान लेंगे, क्योंकि पट्टा आपने बांध रखा है। तो आपको पता है कि आपने कुत्ते को छोड़ा था फाफा मऊ से, ठीक है, यानी इलाहाबाद में अपने क्षेत्र है फाफा मऊ, तो आपने सोचा था कि आपने छोड़ा था कुत्ते को फाफा मऊ से। तो अब ये कुत्ता फाफा मऊ से चाहे अमेरिका चला जाए, लेकिन जब आप उस कुत्ते को देखेंगे, उसके गले में पट्टे को देखेंगे, तो आप जान जाएंगे कि इसका जन्म स्थान तो फाफा मऊ है, ठीक है। उसी तरह से तितली पैदा होती है फाफा मऊ में, और वो अपना जीवन यापन करने के लिए अगर उड़कर अमेरिका चली जाती है, भाई इतना लंबा तो नहीं जाएगी, बट एग्जाम्पल, अगर उड़कर अमेरिका चली जाती है, तो क्या जब आप उस तितली को देखेंगे तो आप पहचान नहीं लेंगे, क्योंकि आपने उस पर टैग लगाया, तो आप जान जाएंगे कि हाँ ये तो मेरी ही तितली है जिस पर मैंने टैग लगाया था। यानी ये तितलियाँ पैदा तो होती हैं फाफा मऊ में, लेकिन अपना जीवन यापन करने के लिए अमेरिका भाग जाती हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? लाइन समझिएगा, आप समझिए इस चैप्टर को, ठीक है। एट द एंड ऑफ द बुक, किताब के अंत में, रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई मिग्रेशन, पढ़ने वालों को आमंत्रित किया गया था कि वो सभी तितलियों के प्रवास
के अध्ययन में सहायता करें। ठीक है, दे वर आस्क्ड, और उनसे कहा गया टू टैग बटरफ्लाइज की वो तितलियों पर निशान लगाएं। भाई अगर आपके आसपास कोई तितली मिलती है तो आप उस पर निशान लगा दीजिए, वो उड़कर कहीं और जाएगी तो हम जान जाएंगे कि ये पैदा हुई थी इलाहाबाद में और रहने के लिए चली गई अमेरिका। ठीक है, तो दे वर आस्क्ड टू टैग, उनसे कहा गया कि वो तितलियों पर निशान लगाएं। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे समझिएगा ध्यान से। इसे मैं थोड़ा सा और आसान करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो दे वर आस्क्ड, उन सब से कहा गया टू टैग बटरफ्लाइज कि वो तितलियों को इकट्ठा करें। ठीक है, टैग लगाएं, निशान लगाएं भी कह सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो तितलियों को इकट्ठा करें। ठीक है, किसी भी तरह से आपके अध्यापक पढ़ा सकते हैं, तो मैंने दोनों तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज, उनसे कहा गया कि वो तितलियों को इकट्ठा करें। यहाँ तक हो गया, हम इसको छोटा कर लेंगे, हमको जंग नहीं लड़ना, हम आराम आराम से काम करेंगे। फॉर रिसर्च, रिसर्च का मतलब आप सभी जानते हैं, रिसर्च मतलब उन पर अध्ययन किया जा सके, उन पर शोध किया जा सके, ये भी हो गया। बाई मतलब द्वारा, डॉक्टर फेडरिक ए ऑकहार्ट, ये एक व्यक्ति का नाम है, यानी जो डॉक्टर थे उनका क्या नाम था? डॉक्टर फेडरिक ए ऑकहार्ट। ठीक है, ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, टोरंटो यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, टोरंटो यूनिवर्सिटी, टोरंटो विश्वविद्यालय के, तो कहाँ के? टोरंटो विश्वविद्यालय के, कनाडा, जो कि कनाडा में है, तो इसको ऐसे कहेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, टोरंटो विश्वविद्यालय के, कनाडा, कनाडा के, तो आप इसको जोड़ सकते हैं कि टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा के डॉक्टर फेडरिक ए ऑकहार्ट के द्वारा देवर आस्क्ड, सभी पढ़ने वालों से कहा गया टू टैग बटरफ्लाइज की वो तितलियों को इकट्ठा करें। आसान है, फिर से कि टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा के डॉक्टर फेडरिक ए ऑकहार्ट ने सभी से कहा, यानी सभी पढ़ने वालों से कहा टू टैग बटरफ्लाइज की वो तितलियों को इकट्ठा करें या फिर तितलियों पर निशान लगाएं, जैसा कहना है आप कह सकते हैं। ठीक है, बस मेरा उद्देश्य है कि समझ में आ जाए। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। एब्राइट्स मदर ब्रोट टू डॉक्टर ऑकहार्ट, एब्राइट्स मदर, एब्राइट की माता श्री ने ब्रोट टू डॉक्टर ऑकहार्ट, डॉक्टर ऑकहार्ट को ब्रोट पत्र लिखा। ठीक है, एब्राइट की माता श्री ने डॉक्टर ऑकहार्ट को पत्र लिखा। एंड सून, और जल्द ही, यानी उनको रिप्लाई मिल गया उसके बाद, तो कहते हैं एंड सून, और जल्द ही, एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्च। एंड सून, और जल्द ही, वाज एब्राइट, एब्राइट वाज अटैचिंग, एब्राइट लगा रहा था, लाइट अचीविंग टैग्स, गोंद से भरे टैग, गोंद से या फिर गोंद युक्त धागे। ठीक है, और जल्द ही जो एब्राइट था वो गोंद युक्त धागे टू विंग्स, पंखों में लगा रहा था, ऑफ मोनार्च, मोनार्क तितलियों के, मोनार्क तितलियों के, सम्राट तितलियों के पंखों में जल्द ही एब्राइट गोंद युक्त धागे लगा रहा था। ठीक है, यानी वो सब पर निशान लगा रहा था। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई, जैसे कि मैंने बताया ना कि फाफा मऊ में पैदा हुई, चली गई प्रतापगढ़, तो अब फाफा मऊ में आपने बांध कर छोड़ा है, लेकिन प्रतापगढ़ में वो अचली हमको मिल जाती है, तो हमको मिलेगी जब, तो हमसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा कि एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई, अगर किसी को भी, एनीवन अगर किसी को भी, हु फाउंड मिलती है, अ टैग्ड बटरफ्लाई एक टैग्ड बटरफ्लाई, अगर किसी को भी एक बांधी गई तितली या निशानी लगाई गई तितली फाउंड मिलती है, वाज आस्क्ड, तो उससे कहा गया टू सेंड कि वो भेज दे द टैग, उस निशान को, उस तितली को, टू डॉक्टर ऑकहार्ट, डॉक्टर ऑकहार्ट के पास। यानी अगर किसी को भी कोई बंधी हुई या निशान लगी हुई तितली मिलती थी तो उस व्यक्ति से कहा जाता था कि वह उस तितली को डॉक्टर ऑकहार्ट के पास भेज दे। क्लियर है? बस अब आसान हो गया, अब बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा आसान है, अब कुछ भी समझाना नहीं है, अब ध्यान से समझिए। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग, बटरफ्लाई मतलब तितलियों को, कलेक्टिंग पकड़ने का, सीजन समय, तो तितलियों को पकड़ने का समय, अराउंड मतलब आसपास, रीडिंग, रीडिंग एक जगह का नाम है, जैसे कि इलाहाबाद एक जगह है, प्रतापगढ़ एक जगह है, लखनऊ एक जगह है। ठीक है, तो उसी तरह से, तो रीडिंग नामक जगह, अराउंड के आसपास, रीडिंग नामक जगह के आसपास तितलियों को पकड़ने का समय
लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। लेट समर गर्मियों के अंत में, लास्ट 6 वीक्स 6 सप्ताह तक चलता है। ठीक है, गर्मियों के अंत में, लेट समर मतलब गर्मी का अंत। ठीक है, तो गर्मियों के अंत में 6 सप्ताह तक चलता है। तो रीडिंग नामक जगह पर तितलियों का पकड़ने का समय गर्मियों के अंत में 6 सप्ताह तक चलता है। सी ग्राफ बिलो, आप ग्राफ देख सकते हैं, कह रहा है कि आप ग्राफ देख सकते हैं, नीचे जो ग्राफ दिया गया है आप देख सकते हैं, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाई वन, देखिए इफ़ यदि यू आर गोइंग टू चेज, आप उनको पकड़ते हैं वन बाई वन, एक एक करके, अगर आप एक एक करके तितलियों को पकड़ते हैं, या फिर यदि आप उन्हें एक एक करके पकड़ते हैं, यू वोंट कैच वेरी मैनी, तो आप बहुत ज़्यादा तितलियाँ नहीं पकड़ पाएंगे। शो, इसलिए द नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम, फॉर ए ब्राइट के लिए वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, यानी सो इसलिए द नेक्स्ट स्टेप फॉर ए ब्राइट, तो ए ब्राइट का अगला कदम ये था, वाज टू रेज की वो पकड़े अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, तितलियों के झुंड को। इसीलिए ए ब्राइट का अगला कदम तितलियों के झुंड को पकड़ना था। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, वो एक मोनार्क, फीमेल मतलब मादा, ठीक है, लड़की। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, वो एक मादा तितली को पकड़ता था। ठीक है, ही वुड कैच, वो पकड़ता था अ फीमेल मोनार्क, एक मादा तितली को। तो वह एक मादा मोनार्क को पकड़ता था। टेक हर एग्स, उसके अंडे लेता था, एंड रेज देम, और उनको बड़ा करता था, इन हिज बेसमेंट, अपने बेसमेंट में, और वह उन्हें अपने बेसमेंट में बड़ा करता था, थ्रू देयर लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मतलब, कहने का मतलब है जीवन चक्र के अनुसार, उनके जीवन चक्र के अनुसार। ठीक है, फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, देखिए तितलियाँ जो होती हैं ना, वो पहले अंडे में पैदा होती हैं, फिर वो कैटरपिलर बनती हैं, थोड़ा सा ठोस होती हैं, मतलब कैटरपिलर एक तरह का कीड़ा होता है। ठीक है, टू प्यूपा, और फिर वो प्यूपा में बदल जाती हैं, प्यूपा बहुत ज़्यादा ठोस होता है। ठीक है, टू अडल्ट बटरफ्लाई, और फिर वो बटरफ्लाई यानी तितली बन जाती हैं। तो तितलियां जब अंडे देती हैं तो सबसे पहले वो अंडा होता है, फिर वो कैटरपिलर बन जाता है, फिर वो पूपा बनता है, और फिर उस पूपा से एक बटरफ्लाई निकलती है। ठीक है, मैं एक बार इसको फिर से समझाता हूँ। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, वह एक मादा मोनार्क को पकड़ता था। टेक हर एग्स, उसके अंडे लेता था, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट, और उनको अपने बेसमेंट में बड़ा करता था, थ्रू देयर लाइफ साइकिल, उनके जीवन चक्र के अनुसार। फ्रॉम एग, वो अंडे से, टू कैटरपिलर, कैटरपिलर बनती थी, वो अंडे से कैटरपिलर बनती थी, टू प्यूपा, और कैटरपिलर से प्यूपा बनती थी, टू अडल्ट बटरफ्लाई, और फिर प्यूपा से वो एक अडल्ट तितली बनती थी, एक वयस्क तितली बन जाती थी। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाई, देन तब ही वुड टैग, वो निशान लगाता था, द बटरफ्लाईज, तितलियों पर, और वह तब तितलियों के पंखों पर निशान लगाता था, टैग बांधता था, जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं। ठीक है, टैग को टैग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर वह तितलियों के पंखों पर टैग बांधता था, निशान लगाता था, एंड लेट देम गो, और उन्हें उड़ा देता था। फिर वह तितलियों के पंखों पर टैग बांधता था और उन्हें उड़ा देता था। फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक, हीज बेसमेंट, उसका जो बेसमेंट था, वाज होम, वो घर रहा। कई सालों तक उसका बेसमेंट घर रहा, टू थाउजेंड ऑफ मोनार्क्स, हजारों मोनार्क्स का, हजारों मोनार्क्स का, इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और वो डिफरेंट स्टेज, विभिन्न स्तरों से गुजरी, ऑफ डेवलपमेंट, विकास के, और वो विकास के विभिन्न स्तरों से गुजरी, यानी वो अंडे पकड़ता, फिर वो बड़े होकर कैटरपिलर बनते, फिर वो प्यूपा बनते, फिर वो बटरफ्लाई बनती, फिर बटरफ्लाई पर वो चिन्ह लगाता और उनको उड़ा देता। ठीक है, तो वही कहते हैं, फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कई सालों तक उसका बेसमेंट तितलियों का घर बना रहा, जो विकास के कई स्तरों से गुजरती थी। ठीक है, इवेंचुअली,
आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। इवेंचुअली आखिरकार आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट, मेरा रुचि कम हो गया, मेरी रुचि कम हो गई इन टैगिंग बटरफ्लाइज, तितलियों पर टैग बांधने में, तितलियों पर निशान लगाने में, जो कहना चाहे कह सकते हैं। तो अब मैं टैग को टैग ही बोलूँगा, ठीक है। तो आखिरकार इवेंचुअली आखिरकार आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट ना, मेरी रुचि ना वो समाप्त हो गई इन टैगिंग बटरफ्लाइज, तितलियों पर टैग लगाने की। आखिरकार तितलियों पर टैग लगाने की, तितलियों पर निशान लगाने की मेरी रुचि कम हो गई। इट्स टीडियस एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक। इट्स टीडियस, ये बहुत उबाऊ काम है, एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक, और ये बहुत बेकार है। यानी कहने का मतलब है कि ये बहुत उबाऊ और बेकार काम है। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, जो कुछ भी मैंने इतने समय तक किया, यानी जो कुछ भी मैंने इतने समय तक किया ना, ये सब बहुत बेकार और उबाऊ काम है। ही लाफ्ड, वो हंसा, यानी उसने हंसकर कहा, ओनली 2 बटरफ्लाइज, केवल 2 तितलियां, आई हैड टैग्ड, जिन पर मैंने निशान लगाया था या फिर जिन पर मैंने टैग लगाया था, वर रिकैप्चर्ड, दोबारा पकड़ी जा सकी। यानी इतनी सारी तितलियां उसने उड़ाई, लेकिन पकड़ कितनी पाया, सिर्फ 2। हजारों तितलियां उसके बेसमेंट में रहती थी, आप सोचिए, हजारों में मिली कितनी, 2। तो वो इसलिए वो हंस रहा है। सी ही लॉफ्ट, उसने हंसकर कहा, ओनली 2 बटरफ्लाइज, केवल 2 तितलियां आई हैड टैग्ड, जिन पर मैंने निशान लगाया था, वह रिकैप्चर्ड, दोबारा पकड़ी जा सकी। केवल 2 ही तितलियां जिन पर मैंने निशान लगाया था, दोबारा पकड़ी जा सकी। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स, और दे वर नॉट, वो ज़्यादा दूर नहीं थी, मोर देन 75 माइल्स, 75 माइल्स से, 75 मील से, फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, मेरे घर से, मेरे घर से 75 मील से ज़्यादा दूरी पर नहीं थी। यानी वो सभी तितलियां मेरे घर से 75 मील तक की दूरी तक सीमित थी। यानी यहाँ पे वो कहना चाहता है कि वो सब तितलियां मेरे घर से 75 मील से ज़्यादा दूरी पर नहीं थी, यानी वो आसपास ही थी। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स, वो 75 मील से ज़्यादा दूर नहीं थी, फ्रॉम वायर आई लिव्ड, जहाँ पर मैं रहता था, यानी मेरे घर से। ठीक है, तो आगे चलेंगे, या फिर मैं एक बार इसको फिर से रिवीजन करता हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। इन ऑल द टाइम आई डिड इट, जो कुछ भी मैंने इतने समय तक किया, इट इज टीडियस एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक, वो काफ़ी उबाऊ और बेकार काम था। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, और धीरे धीरे या फिर अंततः मेरा तितलियों पर टैग बांधने का इंटरेस्ट कम हो गया। ओनली ही लाफ्ड, उसने हंसकर कहा कि ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, केवल 2 तितलियां जिन पर मैंने टैग लगाया था उन्हें दोबारा पकड़ा जा सका। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो सब मेरे घर से 75 मील से ज़्यादा दूरी पर नहीं थी। देन इन द 7th ग्रेड, तब 7वीं कक्षा में, ही गॉट अ हिंट, उसे पता चला, ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, कि वाट क्या, रियल मतलब वास्तविक, साइंस मतलब विज्ञान, इज मतलब है कि वास्तविक विज्ञान क्या है। तब 7वीं कक्षा में उसे पता चला कि वास्तविक विज्ञान क्या है। यानी क्या हुआ था, ऐसी कौन सी घटना हुई थी, उसके बारे में आगे बता रहे हैं कि व्हेन ही एंटर्ड, जब उसने भाग लिया, अकाउंटी साइंस फेयर, एक विज्ञान के मेले में, जब उसने विज्ञान के मेले में भाग लिया, एंड लॉस्ट, और खो गया। ठीक है, विज्ञान का मेला मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स कई आविष्कार करके लाते हैं और दिखाते हैं और उनको पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, एंड लॉस्ट, और खो गया। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेटिंग एनीथिंग वाइल एवरीवन सीट एल्स हैड। कहता है कि इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग, ये बहुत बुरी फीलिंग थी, सैड फीलिंग थी, ये एक दुखद भावना थी। टू सिट देयर, वहाँ पर बैठना, यानी वहाँ पर बैठना एक दुखद भावना थी। दे एंड नॉट गेटिंग एनीथिंग, और मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, यानी कोई भी मेरा बखान नहीं कर रहा था, कोई भी मुझे पुरस्कृत नहीं कर रहा था। वाइल, जबकि एवरीबडी एल्स, दूसरे सभी लोग, हैड, आगे क्या, वॉन समथिंग, समथिंग मतलब कुछ ना कुछ, वॉन जीत रहे थे, जबकि दूसरे सभी लोग कुछ ना कुछ जीत रहे थे। ठीक है, ये यानी वो वहाँ पर बैठा हुआ था और उसने जो आविष्कार किया था उसको कोई देख नहीं रहा था और ना ही उसका कोई प्रशंसा कर रहा था।
तो इसलिए वो कह रहा था कि यहाँ पर बैठना बहुत बुरी फीलिंग थी, क्योंकि दूसरे सभी लोग पुरस्कार पा रहे थे लेकिन मैं बस ऐसे ही बैठा हुआ था। यानी वो कहना चाहता है कि वास्तव में वहाँ बैठना और कुछ भी इनाम ना मिलना बहुत दुखद भावना थी, या फिर बहुत उदासी भरा था, क्योंकि दूसरे सभी विद्यार्थी कुछ ना कुछ इनाम जीत रहे थे। ठीक है। हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज। हिज एंट्री यानी जो उसका प्रदर्शन था, इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हिज एंट्री यानी जो उसका प्रदर्शन था वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज। वो मेढक के टिश्यूज को दिखा रहा था, यानी अपने प्रदर्शन में वो मेढक के टिश्यूज को, मेढक के तंतुओं को दिखा रहा था, विच ही शोड यानी जिसे वो दिखा रहा था अंडर अ माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप कर, यानी अपने प्रदर्शन में वह एक माइक्रोस्कोप पर मेढक के तंतुओं को दिखा रहा था। ही रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ, द विनर्स कि जो लोग जीत रहे हैं, हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट उन्होंने वास्तव में कुछ प्रयोग किया है। यानी उसने महसूस किया या फिर उसको एहसास हुआ कि जो लोग जीत रहे हैं उन्होंने वास्तविक प्रयोग किया है, यानी उन्होंने वास्तव में कोशिश की है कुछ ना कुछ बनाने की। नॉट सिंपल मेक अ नीट डिस्प्ले, नॉट सिंपल ना कि साधारण मेक अ नीट डिस्प्ले, यानी केवल एक साधारण प्रदर्शन ही नहीं किया है। ठीक है, उसकी तरह वो एक साधारण प्रदर्शन कर रहा था कि भाई आइए माइक्रोस्कोप पर आप देख लीजिए कैसे तंतु होते हैं मेढक के। तो भाई माइक्रोस्कोप बनाने वाला दूसरा व्यक्ति है ना, अगर उसने माइक्रोस्कोप बनाने की कोशिश की होती तो उसको भी पुरस्कृत किया जाता। ठीक है, यानी वो दूसरे के सहारे पर खड़ा था। ठीक है, तो इसीलिए वो कहता है कि ये रियलाइज, उसे एहसास हुआ कि विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स। उसे एहसास हुआ कि विजेता जो है या फिर जो लोग जीत रहे हैं उन्होंने वास्तविक प्रयोग किया है या करने की कोशिश की है। नॉट सिंपल मेक अ नीट डिस्प्ले, ना कि उन्होंने साधारण प्रदर्शन प्रस्तुत किया है। तो आप इसे पूरा मिलाकर ऐसे कह सकते हैं कि जो लोग जीत रहे हैं, उसे एहसास हुआ कि जो लोग जीत रहे हैं उन्होंने साधारण प्रदर्शन प्रस्तुत नहीं किया है, हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, बल्कि वास्तविक एक्सपेरिमेंट, वास्तविक प्रयोग करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वाज अप्रोचिंग। अब थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आसान है, अब कुछ भी नहीं है। तो ऑलरेडी पहले से ही द कम्पिटिटिव स्पिरिट, जो कम्पिटिटिव स्पिरिट थी यानी प्रतियोगिता की जो भावना थी, दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट में, तो रिचर्ड एब्राइट में जो पहले से ही प्रतियोगिता की भावना थी, वाज अपीयरिंग, वो सामने आने लगी। यानी प्रतियोगिता की जो भावना ब्राइट में बहुत पहले से थी वो दिखने लगी। आई न्यू, मैं जान गया, दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर, कि अगले साल के मेले के लिए आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, मुझे एक वास्तविक प्रयोग करना होगा। मैं जान गया कि अगले साल के मेले के लिए मुझे एक वास्तविक प्रयोग करना होगा। ही सैड, उसने कहा कि अब मैं जान गया कि अगले साल अगर मुझे इनाम जीतना है तो मुझे कोई वास्तविक प्रयोग करना होगा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट, और वह विषय आई न्यू मोस्ट जो मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, अबाउट वाज द इंसेक्ट, वो कीड़ों के बारे में है, कीटों के बारे में है। यानी जो विषय मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ वो कीटों पर प्रयोग करना है। इंसेक्ट वर्क मतलब कीटों पर प्रयोग। ठीक है, तो जो विषय मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ वह है कीटों पर प्रयोग करना। आई वुड बी इन डूइंग, और मैं इसे कर रहा हूँ, इन सेवरल पास्ट ईयर्स, पिछले कई सालों से, और मैं इस काम को पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। यानी मैं तितलियों को पकड़ता हूँ, बड़ा करता हूँ, ये सारा काम यानी कीटों पर प्रयोग करना मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से ये काम कर रहा हूँ। शो ही ब्रॉट टू डॉक्टर ओकहार्ट, इसलिए शो ही ब्रॉट, उसने पत्र लिखा टू डॉक्टर ओकहार्ट को, इसलिए उसने डॉक्टर ओकहार्ट को पत्र लिखा, फॉर आइडियाज,
विचारों के लिए या फिर सुझाव के लिए। इसलिए उसने सुझाव के लिए डॉक्टर अर्कहार्ट को पत्र लिखा। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट, और प्रयोग के लिए स्टैक ऑफ सजेशंस, सुझाव का ढेर आ गया, यानी उन्होंने उसके पत्र का जवाब दिया। तो कहता है कि इसलिए उसने डॉक्टर अर्कहार्ट को पत्र लिखा और फिर प्रयोग, यानी कहते हैं कि इसलिए उसने प्रयोग के लिए डॉक्टर अर्कहार्ट को पत्र लिखा और फिर उसके पास सुझाव का ढेर आ गया, यानी डॉक्टर अर्कहार्ट ने उसके पत्र का रिप्लाई किया। दोज केप्ट एब्राइट, और इन दोज केप्ट एब्राइट, यानी दोज मतलब इन चीज़ों ने, केप्ट एब्राइट बिजी, एब्राइट को बिजी रखा, व्यस्त रखा। इन चीज़ों ने एब्राइट को व्यस्त रखा ऑल थ्रू हाई स्कूल, उसकी हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान। एंड लेट टू प्राइज, और उसे इनाम की ओर ले गया, पुरस्कार की ओर ले गया। प्रोजेक्ट यानी प्राइज प्रोजेक्ट, पुरस्कार प्रोजेक्ट की ओर ले गया, यानी उसको विजय की ओर ले गया, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि वह उसको इनाम की तरफ ले गया। प्रोजेक्ट इन काउंटी, काउंटी मतलब राष्ट्रीय, एंड इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साइंस विज्ञान फेयर्स मतलब मेलों में, और वह उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेलों में इनाम की तरफ ले गया, यानी उसने प्रयोग किया और उसने बहुत सारे इनाम जीते, ये कहना चाहते हैं। फिर से कि सो ही wrote टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज, फिर से इसलिए क्योंकि आपको कम समझ में आया है, मैं समझ सकता हूँ। सो ही ब्रॉट टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज, इसलिए उसने विचार के लिए, सुझाव के लिए डॉक्टर अर्कहार्ट को पत्र लिखा। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट, और फिर प्रयोग के लिए उसके पास सुझाव का ढेर आ गया। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, और इन चीज़ों ने एब्राइट को उसकी हाई स्कूल की परीक्षा, हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान व्यस्त रखा। एंड लेट टू प्राइज, और उसे इनाम की ओर ले गया। प्रोजेक्ट इन काउंटी, राष्ट्रीय एंड इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेयर, विज्ञान मेलों में। देखिए काउंटी, यहाँ पे देखिए काउंटी राष्ट्रीय, एंड और इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेलों में लेट टू प्राइज प्रोजेक्ट इनाम की ओर ले गया। क्लियर है? फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, यानी फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, अपनी 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ने कोशिश की टू फाइंड द कॉज, कारण पता लगाने की कोशिश की, ऑफ अ वायरल डिसीज, एक वायरल बीमारी का। तो अपनी 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ने एक वायरल बीमारी का कारण पता लगाने की कोशिश की। कॉज मतलब कारण, फाइंड मतलब ढूंढना, ठीक है। तो अपनी 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ने एक वायरल बीमारी का कारण पता लगाने की कोशिश की, दैट किल्स, जो मार देती थी, नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स, सभी तितलियों को, एवरी फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों बाद, जो सभी तितलियों को कुछ वर्षों बाद मार देती थी। अगर एक किसी की तितली को ये बीमारी हो जाती थी तो उस बीमारी के कुछ वर्ष बाद वो तितली मर जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, अपनी 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज, एब्राइट ने कारण पता लगाने की कोशिश की, ऑफ अ वायरल डिसीज, एक वायरल बीमारी के बारे में, या फिर एक वायरल बीमारी का कारण पता लगाने की कोशिश की, दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स, जो लगभग सभी तितलियों को कुछ सालों में मार देती थी, ठीक है। एब्राइट ने सोचा द डिसीज की ये बीमारी माइट बी कैरीड बाय अ बीटल, बीटल से होती है, बीटल एक प्रकार का कीड़ा होता है। तो एब्राइट ने सोचा कि ये बीमारी बीटल से होती है। ही ट्राइड रेजिंग, और उसने कोशिश की रेजिंग, बड़ा करने की, कैटरपिलर्स तितलियों को, इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, बीटल्स के बीच, और उसने उन्हीं कीड़ों के बीच, उन्हीं बीटल्स के बीच तितलियों को पालने की या बड़ा करने की कोशिश की। आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट, मुझे कोई वास्तविक परिणाम नहीं मिला। ही सैड, उसने कहा कि मुझे कोई वास्तविक परिणाम नहीं मिला, यानी जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, बट आई वेंट अहेड, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया,
एंड शोड और ये दिखाया दैट कि आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट कि मैंने प्रयोग किया था, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा और मैंने ये दिखाया कि मैंने प्रयोग किया था या फिर मैंने प्रयोग करने की कोशिश की थी। ठीक है, लेकिन कोशिश करना नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट उसने प्रयोग किया था, तो इसको ऐसे ही बोलेंगे कि बट आई वेंट अहेड, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया, एंड शोड और दिखाया दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट कि मैंने प्रयोग किया था, दिस टाइम आई वोन और इस बार मैं जीत गया। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट, देखिए द नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष, हिज मतलब उसका, साइंस मतलब विज्ञान, फेयर मतलब मेला, तो विज्ञान मेला मतलब प्रोजेक्ट ही होता है, यानी अगले वर्ष विज्ञान मेले में जो उसका प्रोजेक्ट था वाज टेस्टिंग द थ्योरी, वो इस सिद्धांत का परीक्षण करना था दैट की वायसराय बटरफ्लाइज, वायसराय तितलियां कॉपी नकल करती हैं मोनाक तितलियों की। ठीक है, द थ्योरी वाज दैट, थ्योरी यह थी यानी सिद्धांत यह था दैट की वायसराय लुक लाइक मोनाक, वायसराय तितलियां लुक लाइक मोनाक तितलियों की तरह दिखती हैं, बिकॉज क्योंकि मोनाक्स डोंट टेस्ट गुड, मोनाक खाने में अच्छी नहीं लगती टू बर्ड्स, पक्षियों को। यानी सिद्धांत ये था कि वायसराय तितलियां मोनाक तितलियों की तरह इसलिए दिखती हैं क्योंकि मोनाक तितलियां पक्षियों को खाने में अच्छी नहीं लगती। भाई जब खाने में अच्छी नहीं लगेंगी तो पक्षी उनको नहीं खाएंगे, यानी उनकी जान बच जाएगी। वायसराय ऑन द अदर हैंड, जबकि वायसराय तितलियां ऑन द अदर हैंड, यानी जबकि वायसराय तितलियां दूसरी तरफ, वायसराय तितलियां डू टेस्ट गुड, अच्छी लगती हैं टू बर्ड, पक्षियों को, जबकि दूसरी तरफ वायसराय तितलियां पक्षियों को खाने में अच्छी लगती हैं। शो इसलिए द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, जितना ज़्यादा वो मोनार्क तितलियों की तरह दिखेंगी, द लेस लाइकली दे आर टू बी बिकम अ बर्ड्स डिनर, द लेस लाइकली उतना ही कम दे आर टू बिकम वो बनेंगी अ बर्ड्स डिनर, एक पक्षी का खाना। तो जितना ज़्यादा वो मोनार्क तितलियों की तरह दिखेंगी उतना ही कम वो किसी पक्षी का खाना बनेंगी। एब्राइट्स प्रोजेक्ट, एब्राइट्स का प्रोजेक्ट वाज टू सी, ये देखना था वेदर इन फैक्ट कि क्या वास्तव में बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, क्या वास्तव में पक्षी मोनार्क तितलियों को खाते हैं। यानी वो देखना चाहता था कि क्या वास्तव में पक्षी मोनार्क तितलियों को खाते हैं, क्योंकि मानना तो ये था कि मोनार्क तितलियां पक्षियों को खाने में अच्छी नहीं लगती, इसीलिए उसने जो प्रोजेक्ट था उसका वो ये देखना था वास्तव में क्या बर्ड्स को, पक्षियों को मोनार्क तितलियां खाने में पसंद हैं, यानी क्या पक्षी वास्तव में मोनार्क तितलियों को खाते हैं। और ज़्यादा आसान, एब्राइट्स प्रोजेक्ट, एब्राइट का प्रोजेक्ट वाज टू सी, ये देखना था कि वेदर इन फैक्ट कि क्या वास्तव में पक्षी मोनार्क तितलियों को खाते हैं। ही फाउंड, उसने पाया दैट ए स्टॉर्लिंग, की जो मैना पक्षी होती है वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, वो साधारण भोजन नहीं करती। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, बर्ड मतलब पक्षी, फूड मतलब खाना, तो साधारण पक्षियों का खाना नहीं खाती है, अर्थात वो साधारण भोजन नहीं करती है। उसने पाया कि मैना पक्षी जो होती है वो साधारण भोजन नहीं करती है। ठीक है, आसान शब्दों में ऐसे ही बोलेंगे आप। इट वुड ईट, वो खा जाएगी ऑल द मोनार्क्स, उन सभी मोनार्क तितलियों को, इट कुड गेट, जो भी उसे मिलेंगी, अर्थात जितनी भी मोनार्क तितलियां उसे मिलेंगी वो उन सब को खा जाएगी। एब्राइट सैड, एब्राइट ने ये बताया। लेटर, और बाद में रिसर्च बाय अदर पीपल, दूसरे लोगों ने इस पर रिसर्च की, इस पर शोध की। शोड, और बताया दैट वायसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्च, की वायसराय तितलियां प्रोबेबली डू कॉपी, नकल करती हैं द मोनार्क तितलियों की। एब्राइट ने ये बताया और बाद में दूसरे लोगों ने रिसर्च किया, शोध किया और ये दिखाया कि वायसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए, ये मोनार्क है, ये वायसराय। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट, इस प्रोजेक्ट को वाज प्लेस्ड फर्स्ट, पहला स्थान मिला इन जूलॉजी, जूलॉजी में, प्राणी शास्त्र विभाग में, जूलॉजी डिवीजन है ना, तो प्राणी शास्त्र विभाग। ठीक है, तो दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन, यहाँ पर छोटा करेंगे, इतना ही समझिए, तो इसका मतलब है दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को प्लेस्ड फर्स्ट,
पहला स्थान मिला इन जूलॉजी डिवीज़न प्राणी शास्त्र विभाग में। एंड थर्ड, और इस प्रोजेक्ट को तीसरा स्थान मिला ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, काउंटी विज्ञान मेले में ओवरऑल पूरे, तो पूरे काउंटी विज्ञान मेले में इस प्रोजेक्ट को तीसरा स्थान मिला। यानी कहना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को प्राणी शास्त्र में पहला स्थान मिला तथा पूरे काउंटी मेले में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इन हिज सेकेंड ईयर, देखिए इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, हाई स्कूल में 2 ईयर होते हैं, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर मतलब 9th स्टैंडर्ड, सेकेंड ईयर मतलब 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। यानी 9वीं में आप फर्स्ट ईयर में होते हैं हाई स्कूल की, 10वीं में आप सेकेंड ईयर में जाते हैं, ठीक है। तो इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल यानी अपने हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में रिचर्ड एब्राइट ने बिगेन शुरू किया द रिसर्च, एक शोध शुरू किया, एक अनुसंधान शुरू किया, दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, दैट लेड, जो ले गया, हिज डिस्कवरी, उसकी खोज को, ऑफ एन अननोन इंसेक्ट, एक अनजान इंसेक्ट कीट हार्मोन की ओर। तो अपने हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में रिचर्ड एब्राइट ने एक अनुसंधान शुरू किया जो उसकी खोज को या फिर उसको एक अनजान कीट के हार्मोन की तरफ ले गया, ठीक है। इन हिज सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल, अपने हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में रिचर्ड एब्राइट बिगेन टू द रिसर्च, रिचर्ड एब्राइट ने एक अनुसंधान शुरू किया, दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, जो उसको एक अननोन अनजान इंसेक्ट कीट हार्मोन की तरफ ले गया। इनडायरेक्टली, आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। इट आल्सो लेड हिम, ये उसे ले गया न्यू थ्योरी, नए सिद्धांत की तरफ, और अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से यह उसको एक नए सिद्धांत की तरफ ले गया ऑन द लाइफ ऑफ सेल, कोशिका जीवन के, और अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से यहाँ उसको कोशिका जीवन के सिद्धांत की तरफ ले गया, या फिर आप यहाँ पे न्यू है तो आप कहेंगे नए सिद्धांत की तरफ ले गया, ठीक है। द क्वेश्चन, प्रश्न यह था, ही ट्राइड, जो जानना चाहता था, टू आंसर, यानी द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर, जिस प्रश्न का वो उत्तर जानना चाहता था, वह सिंपल, वो बहुत आसान था। जिस प्रश्न का वो जवाब ढूंढ रहा था या फिर उत्तर जानने की कोशिश कर रहा था, वो तो बहुत सिंपल था, बहुत ज़्यादा आसान था। व्हाट इज़ द पर्पस, कि क्या उद्देश्य है, ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स, उन 12 छोटे सुनहरे धब्बों का, ऑन अ मोनाक प्यूपा के ऊपर। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो तितलियाँ बनी हैं, देखिए इनके यहाँ पे ये गोल्डन स्पॉट्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे। तो ये जानना चाहता था कि ये जो 12 स्पॉट्स होते हैं ये क्यों होते हैं, ठीक है। तो फिर से द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, जिस प्रश्न का वो उत्तर जानना चाहता था वो बहुत ज़्यादा आसान था। और उसका प्रश्न क्या था, व्हाट इज़ द पर्पस, क्या उद्देश्य है, ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स, उन 12 टीनी छोटे गोल्ड सुनहरे स्पॉट्स धब्बों का, उन 12 सुनहरे छोटे धब्बों का क्या उद्देश्य है, ऑन अ मोनाक प्यूपा, एक मोनाक प्यूपा पर। यानी एक मोनाक प्यूपा के ऊपर 12 छोटे छोटे सुनहरे धब्बों का क्या उद्देश्य है, यानी ये धब्बे क्यों होते हैं। एवरीवन एस्यूम्ड, हर कोई यहाँ मान लेता है या फिर हर कोई ये कहता है, द स्पॉट्स की, वो जो धब्बे हैं वर जस्ट ऑर्नामेंटल, साधारण हैं या फिर दिखावटी हैं। सभी ने ये मान लिया कि वो धब्बे दिखावटी हैं। एब्राइट ने कहा कि सब लोगों ने तो मान लिया कि वो धब्बे सिर्फ दिखावटी हैं, बट डॉक्टर ओकहार्ट डिडंट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर ओकहार्ट को इस पर विश्वास नहीं हुआ। टू फाइंड द आंसर, और उत्तर जानने के लिए एब्राइट एंड अदर और दूसरे एक्सीलेंट कुशल साइंस स्टूडेंट, विज्ञान के छात्रों ने फर्स्ट हैड टू बिल्ड, बनाई, अ डिवाइस, एक मशीन या फिर एक यंत्र। टू फाइंड द आंसर, और उत्तर जानने के लिए एब्राइट और दूसरे कुशल विज्ञान के विद्यार्थियों ने एक डिवाइस, एक यंत्र बनाया,
दैट शोड जो दिखाता था, यानी वो यंत्र ये दिखाता था दैट द स्पॉट्स की जो वो धब्बे हैं वर प्रोड्यूसिंग वो बना रहे हैं अ हार्मोन एक हार्मोन बना रहे हैं। छोटा करते हैं इसको ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे भी छोटा करते हैं। टू फाइंड द आंसर उत्तर जानने के लिए ए ब्राइट एंड अदर एक्सलेंट साइंस स्टूडेंट, ए ब्राइट और दूसरे कुशल विज्ञान के विद्यार्थियों ने, अब यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस, पहले तो एक यंत्र बनाया, एक डिवाइस बनाई, दैट शोड जो यह दिखाती थी दैट की द स्पॉट्स वो जो धब्बे हैं वर प्रोड्यूसिंग वो बना रहे हैं अ हार्मोन एक हार्मोन। जो डिवाइस यानी एक डिवाइस बनाई जो यह दिखाती थी कि वो धब्बे एक हार्मोन बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नेसेसरी जो आवश्यक हैं फॉर द बटरफ्लाइज तितली के फुल डेवलपमेंट पूर्ण विकास के लिए, जो कि तितली के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। मैंने छोटा छोटा करके पढ़ा दिया है, तो आप पूरी तरह से इसको जोड़ करके पढ़ सकते हैं कि उत्तर जानने के लिए एब्राइट और दूसरे साइंस के कुशल विद्यार्थियों ने पहले एक यंत्र बनाया जो यह दिखाता था कि वो जो धब्बे हैं वो एक हार्मोन बना रहे हैं जो कि तितली के पूरे विकास के लिए या पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। दिस प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट ने वॉन एब्राइट्स फर्स्ट प्लेस, एब्राइट को पहला स्थान दिलाया इन द काउंटी फेयर में, काउंटी मेले में इस प्रोजेक्ट ने एब्राइट को पहला स्थान दिलाया। छोटा छोटा करेंगे ताकि हमारे सारे डाउट क्लियर होते जाएं, ठीक है। मुझे तोप नहीं चलाना है यहाँ पे, मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो छोटा करके समझिए। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर, इस प्रोजेक्ट ने एब्राइट को काउंटी मेले में पहला स्थान दिलाया, यहाँ तक क्लियर है। एंड एंट्री मतलब होता है प्रवेश, और प्रवेश दिलाया इनटू द इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, साइंस मतलब विज्ञान, एंड इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग ही होता है, फेयर मतलब मेला, और उसको अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में प्रवेश दिलवाया। यहाँ तक क्लियर है। देयर ही वॉन, और वहाँ पर ही वॉन जीत जाता है थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और वहाँ पर जूलॉजी में उसको तीसरा स्थान मिलता है, यानी वो तीसरा स्थान जीत जाता है। यानी कहना चाहते हैं कि देयर उस स्थान पर, यानी कहाँ पर, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में वो तीसरा स्थान जीतता है फॉर जूलॉजी, प्राणी शास्त्र में, यानी प्राणी शास्त्र में उसने वहाँ पर तीसरा स्थान जीत लिया। ही आल्सो गॉट अ चांस, और उसको मौका मिला टू वर्क, काम करने का। देखिए यहाँ पे छोटा करेंगे थोड़ा सा ताकि आप समझ जाएं, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो ही आल्सो गॉट अ चांस टू वर्क, और उसे काम करने का मौका मिला। अब कहाँ पर काम करने का मौका मिला, पहले इसको समझिए। ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में, छोटा कर लिया इसको यहाँ तक, एक बार अब यहाँ तक समझ लीजिए कि ही आल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर, और उसको गर्मियों में काम करने का मौका मिला, ठीक है। क्लियर हो गया। एट द एंटोमोलॉजी लैबोरेटरी, एंटोमोलॉजी लैबोरेटरी यानी लैब में ऑफ द वॉल्टो रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, यानी वॉल्टो, यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि वॉल्टो रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एंटोनोमोलॉजी लैबोरेटरी में गर्मियों में काम करने का मौका मिला। थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, मैंने कहा था ध्यान से समझेंगे इसको। तो इसको कैसे पढ़ना है कि यहाँ पे ही आल्सो गॉट अ चांस टू वर्क, उसे ड्यूरिंग द समर, और उसे गर्मियों में काम करने का मौका मिला, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको पहले पढ़ेंगे। वाल्टो रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ये एक प्लेस का नाम है, जैसे आपके विद्यालय का नाम है। हमारे यहाँ पे एक विद्यालय है संस्कार भारती माध्यमिक विद्यालय, तो वो विद्यालय का नाम है, ठीक है। तो उसी तरह से ये एक अनुसंधान का नाम है, ठीक है। तो वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के, ऑफ मतलब का की के, तो के एंटोमोलॉजी लैबोरेटरी लैब में, तो वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के एंटोमोलॉजी लैब में गर्मियों में काम करने का उसे मौका मिला, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे चलेंगे। ये देखिए नीचे भी दिया है कि उसने तीसरा स्थान जीता तथा गर्मियों में वाल्टो रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एंटोमोनोलॉजी लैब में काम करने का मौका मिला। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक है। एज अ हाई स्कूल जूनियर,
हाई स्कूल जूनियर के रूप में, जूनियर आप अच्छी तरह से समझते हैं, सीनियर भी आप अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए जूनियर को जूनियर ही पढ़ेंगे आप, ठीक है। एज अ हाई स्कूल जूनियर, एक हाई स्कूल जूनियर के रूप में रिचर्ड ए ब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट। रिचर्ड ए ब्राइट ने कंटिन्यूड जारी रखा हीज एडवांस एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोगों को, अग्रिम प्रयोगों को, जैसा कहना चाहे कह सकते हैं, ऑन द मोनार्क प्यूपा, मोनार्क प्यूपा पर। तो एक हाई स्कूल जूनियर के रूप में रिचर्ड ए ब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा। रिचर्ड ए ब्राइट ने मोनार्क प्यूपा पर अपने एक्सपेरिमेंट को, अपने प्रयोगों को जारी रखा। दैट ईयर, उस वर्ष, हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस, उस साल उसका प्रोजेक्ट पहला स्थान जीतता है एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में। छोटा करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी छोटा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जोड़कर यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, बट आप अभी बच्चे हैं, ठीक है, इतना स्तर आपका बड़ा नहीं है, ठीक है, तो बच्चे की तरह ही आपको पढ़ना है, रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना हमको, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं समझनी, ठीक है। तो दैट ईयर, उस साल, हिज प्रोजेक्ट, उसका जो प्रोजेक्ट है, वो जीतता है फर्स्ट प्लेस, पहला स्थान एट इंटरनेशनल साइंस फेयर, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में। तो उस साल उसका प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में पहला स्थान जीतता है, यहाँ तक क्लियर है। एंड गेव हिम अनदर चांस, और उसको दोबारा मौका दिया जाता है, दूसरा मौका दिया जाता है टू वर्क, काम करने का, इन द आर्मी लेबोरेटरी, आर्मी की लैब में, ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में, और उसको दोबारा मौका दिया जाता है आर्मी की लेबोरेटरी में गर्मियों में काम करने का। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलेंगे। इन हिज सीनियर ईयर, देखिए जूनियर होता है, मैंने बोला 9th स्टैंडर्ड, सीनियर ईयर मतलब 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इन हिज सीनियर ईयर और अपने सीनियर ईयर में, सीनियर वर्ष में, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो एक कदम आगे बढ़ गया। ही ग्रू सेल्स, उसने सेल्स उगाए, उसने कोशिकाएं उगाई, फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग, एक मोनार्क तितली, यानी तितली होती है ना मोनार्क, तो मोनार्क तितली के पंख से, इन अ कल्चर एंड शोड दैट की, और दिखाया दैट की द सेल्स, जो कोशिकाएं होती हैं वो डिवाइड, ये बट जाती हैं, एंड डेवलप, और विकसित होती हैं, इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई, एक सामान्य बटरफ्लाई, एक सामान्य तितली के विंग, पंखों पर। स्केल्स ओनली, यदि, इफ दे, वो, फिट, उन्हें मिले, द हार्मोन, वहाँ हार्मोन, फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, सुनहरे स्पॉट से। थोड़ा सा बड़ा है तो अब इसको समझिए। इन हिज सीनियर ईयर, अपने सीनियर ईयर में, सीनियर वर्ष में, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो एक कदम आगे बढ़ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। ही ग्रू शेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग, उसने मोनार्क तितली के पंखों से सेल्स लिए, क्या लिए? शेल्स, कोशिकाएं ली, और उनको ग्रीव किया, उनको उगाया, कहाँ पर? इन अ कल्चर एंड शोड, और दिखाया, क्या दिखाया? दैट द सेल्स, की ये जो सेल्स हैं, छोटा करेंगे यहाँ पे भी, देखिए ध्यान से समझिए, पहले तो पहली ही लाइन को समझना है कि ही ग्रीव, ग्रीव मतलब होता है उगाना, सेल्स मतलब कोशिकाएं, फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग, मोनार्क तितली के पंखों से उसने कोशिकाओं को उगाया, ठीक है, मोनार्क तितली के पंख से उसने कोशिकाओं को उगाया। एंड शोड द सेल्स, और दिखाया द सेल्स, की ये जो सेल्स हैं वो डिवाइड, बट जाती हैं, एंड डेवलप, और विकसित होती हैं। यहाँ पर छोटा करेंगे, ठीक है। ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग, उसने मोनार्क तितली के पंख से कोशिकाओं को उगाया, इन अ कल्चर एंड शोड, और दिखाया, दैट द सेल्स वुड डिवाइड, की ये कोशिकाएं बट जाती हैं, अलग हो जाती हैं, एंड डेवलप, और विकसित होती हैं। कहाँ पर विकसित होती हैं? अ नॉर्मल बटरफ्लाई विंग, एक साधारण तितली के पंखों में। स्केल्स ओनली इफ, और ऐसा तभी होता है, ओनली इफ, यदि, दे वर फेड, उन्हें मिले, द हार्मोन, वह हार्मोन, फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, सुनहरे धब्बों का, यानी ऐसा तभी होता है जब उन्हें सुनहरे धब्बों का हार्मोन मिलता है, ठीक है। अगर सुनहरे धब्बों का हार्मोन नहीं मिलेगा
तो वो जीवित नहीं होंगी, विकसित नहीं होंगी। ठीक है, कहने का मतलब है अगर रेगिस्तान में आपको छोड़ दिया, 15-20 दिन तक आपको पानी नहीं दिया तो आपको मर जाना है। ठीक है, तो वो पानी क्या है, वो हार्मोन है, और आप क्या है, वो कोशिका है, वो सेल है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है, मोटे मोटे तौर पर हम समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, तो एक बार और समझ लेते हैं कि ही ग्रू सेल फ्रॉम अ मोनार्क विंग्स, उसने मोनार्क तितली के पंखों से को सेल को उगाया, कोशिकाओं को उगाया। इन अ कल्चर एंड शोड, और दिखाया दैट द सेल्स वुड डिवाइड, कि ये कोशिकाएं विभाजित होती हैं, एंड डेवलप, और विकसित होती हैं, इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग, साधारण तितली के पंखों पर ये कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं और साधारण तितली के पंखों पर विकसित होती हैं। और ओनली इफ, ऐसा तभी होता है, दे वो फिड, इन कोशिकाओं को, इन सेल्स को जब मिलता है द हार्मोन, वह हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट का, और ऐसा सिर्फ तभी होता है जब इन कोशिकाओं को गोल्ड स्पॉट का, सुनहरे धब्बों का हार्मोन मिलता है। क्लियर है? दैट प्रोजेक्ट, और यह प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस, पहला स्थान जीतता है फॉर जूलॉजी में। इस प्रोजेक्ट को जूलॉजी में पहला स्थान दिया जाता है, प्राणी शास्त्र में यह प्रोजेक्ट पहला स्थान जीतता है एट द इंटरनेशनल फेयर, अंतर्राष्ट्रीय मेले में। अंतर्राष्ट्रीय मेले में यह प्रोजेक्ट प्राणी शास्त्र में पहला स्थान जीतता है। ही स्पेंड द समर, वहाँ अपनी गर्मियाँ बिताता है। आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद, स्नातक के बाद, ग्रेजुएशन को स्नातक बोलते हैं, तो स्नातक के बाद वहाँ अपनी गर्मियाँ बिता देता है। ड्यूरिंग फ्यूचर वर्क, आगे का काम करते हुए, इसको छोटा करेंगे। ठीक है, तो ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन के बाद, स्नातक के बाद वो अपनी गर्मियाँ बिताता है फ्यूचर वर्क, काम करते हुए। तो स्नातक के बाद वो अपनी गर्मियां काम करते हुए बिता देता है एट द आर्मी लेबोरेटरी, आर्मी की लेबोरेटरी में, आर्मी की लैब में। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पूरा जोड़ के कहें तो ग्रेजुएशन के बाद वो अपनी गर्मियां आर्मी की लैब में काम करते हुए बिता देता है। एंड एट द लेबोरेटरी, और उस लेबोरेटरी में, उस लैब में ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूएस अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कृषि विभाग की प्रयोगशाला में। यानी ये पूरा का पूरा जोड़ के ऐसे है कि यहाँ पे वो 2 लैब में काम कर रहा है। पहली लैब तो है आर्मी लेबोरेटरी, ठीक है, तो यानी कहता है कि वहाँ अपनी गर्मियाँ ग्रेजुएशन के बाद आर्मी की लैब में काम करते हुए बिता देता है। एंड एट द लेबोरेटरी, और वो दूसरी लैब में काम करता है। वो दूसरी लैब किसकी है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अमेरिका की कृषि विभाग की प्रयोगशाला में। यानी अमेरिका की, ऑफ लगाए ना, मतलब काकी के, तो अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, डिपार्टमेंट मतलब विभाग, तो अमेरिका की कृषि विभाग की प्रयोगशाला में काम करते हुए वो बिता देता है। यानी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद वो अपनी गर्मियाँ आर्मी की लैब में और अमेरिका की कृषि विभाग की लैब में काम करते हुए बिता देता है, स्पेंड, खर्च करता है, यानी बिता देता है। द फॉलोइंग समर, और अगली गर्मियों में, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी फ्रेशमैन ईयर यानी अपनी डिग्री प्राप्त कर लेता है, यानी अगली गर्मियों में जब हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वो अपनी डिग्री प्राप्त कर लेता है, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी, एब्राइट लेबोरेटरी में, लैब में, वेंट बैक वापस जाता है, ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि विभाग की, तो एब्राइट कृषि विभाग की लैब में वापस जाता है। एंड डिड मोर वर्क, और अधिक काम करता है ऑन हार्मोन, हार्मोन पर, फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, सुनहरे धब्बों के, और सुनहरे धब्बों के हार्मोन पर और काम करता है। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, यूज करते हुए, प्रयोग में लाते हुए, द लेबोरेटरी लैब के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, यानी प्रयोगशाला के, सोफिस्टिकेटेड मतलब उच्च स्तरीय, इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण, तो उच्च स्तरीय उपकरण, तो प्रयोगशाला के उच्च स्तरीय उपकरणों का प्रयोग करके ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई, वो खोज कर लेता है या फिर वो पहचान कर लेता है, द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, हार्मोन के रासायनिक संरचना का, रासायनिक ढांचे का। तो प्रयोगशाला के उच्च स्तरीय उपकरणों के प्रयोग से वो आइडेंटिफाई कर लेता है, पहचान कर लेता है या फिर पहचानने में कामयाब हो जाता है द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, हार्मोन के रासायनिक ढांचे को।
तो आप इसको ऐसे कहेंगे कि प्रयोगशाला के उच्च स्तरीय उपकरणों का प्रयोग करके वह हार्मोन के रासायनिक ढांचे को पहचानने में सफल हो जाता है। अ ईयर एंड हाफ लेटर, अ ईयर मतलब 1 साल, एंड हाफ लेटर और हाफ लेटर यानी 1.5 साल, यानी 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हीज जूनियर ईयर, अपने जूनियर वर्ष के 1.5 साल बाद, एब्राइट गॉट द आइडिया, एब्राइट को आइडिया मिल जाता है, सिद्धांत मिल जाता है, फॉर हिज न्यू थ्योरी, अपने नए थ्योरी के लिए, यानी अपने नई थ्योरी का एब्राइट को सिद्धांत मिल जाता है। कहने का मतलब है कि अपने नए थ्योरी मतलब सिद्धांत, आइडिया मतलब विचार, तो अपने नए सिद्धांत के लिए एब्राइट को विचार मिल जाता है या आइडिया मिल जाता है अबाउट सेल लाइफ, कोशिका जीवन के बारे में। यानी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि एब्राइट को कोशिका जीवन का अपना सिद्धांत मिल जाता है। एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, यानी एब्राइट को सेल लाइफ कोशिका जीवन का अपना यानी हीज अपना, न्यू मतलब नया, थ्योरी मतलब सिद्धांत, तो अपना नया सिद्धांत मिल जाता है। इट केम, और यहाँ सिद्धांत यानी ये आइडिया उसको तब मिलता है वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज, जब वो एक्सरे फोटोज को देख रहा होता है। तो जब वो एक्सरे फोटोज को देख रहा होता है तो उसे यह विचार मिलता है, और किन एक्सरे फोटोज को देख रहा होता है, ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, तो हार्मोन के रासायनिक ढांचे की एक्सरे फोटोज को जब वो देख रहा होता है तब उसे यहाँ विचार या फिर यहाँ नियम या फिर यह सिद्धांत मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अ ईयर एंड हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, अपने जूनियर वर्ष, जूनियर मतलब होता है कनिष्ठ, ठीक है। मैं ज़्यादा हिंदी शब्द का यूज नहीं करना चाहता क्योंकि जूनियर और सीनियर से आप अच्छी तरह से परिचित हैं, ठीक है। तो जूनियर ईयर, जूनियर वर्ष के अपने 1.5 साल के बाद, यानी अपने जूनियर वर्ष के 1.5 साल के बाद एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, एब्राइट को कोशिका जीवन का अपना नया सिद्धांत मिल जाता है। और यह सिद्धांत वाइल ही वाज लुकिंग उसे तब मिलता है, वाइल ही वाज लुकिंग जब वो देख रहा होता है एक्सरे फोटोज को ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, एक हार्मोन की रासायनिक संरचना के एक्सरे फोटोज को जब वो देख रहा होता है तब उसे यह सिद्धांत मिलता है। When he saw those photos, जब उसने उन फोटोज को देखा, एब्राइट डिडंट शाउट, एब्राइट तनिक भी नहीं चिल्लाया। हम लोग ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो चिल्लाने लगते हैं कि अरे हो गया ये, तो इस तरह से उसने चिल्लाया नहीं। इरियुका और इवन आई हैव गॉट इट, ना ही मुझे ये मिल गया, यानी ना तो उसने कहा इरियुक, यानी यूरिक मतलब वाह वाह अच्छा हुआ, मिल गया, ये काम हो गया, ऐसा, ठीक है। इरियुका और इवन आई हैव गॉट इट, या फिर वो मुझे मिल गया, यानी एब्राइट नहीं चिल्लाया। क्या नहीं चिल्लाया? इरियुका और इवन आई हैव गॉट इट, या फिर ये मुझे मिल गया। तो जब व्हेन ही सॉ दोज फोटोज, जब उसने उन फोटोज को देखा तो एब्राइट ने ना तो इरियुका चिल्लाया और ना ही ये चिल्लाया कि ये मुझे मिल गया, ठीक है। तो आप इसको कहेंगे कि एब्राइट डिडंट शाउट, एब्राइट नहीं चिल्लाया इरियुका, और ना ही उसने कहा कि ये मुझे मिल गया। बट ही बिलीव्ड, लेकिन उसे विश्वास हो गया, दैट कि अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हार्मोन, कि अबाउट हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हार्मोन द फोटोज गेव हिम आंसर टू वन ऑफ द बियोलॉजिस्ट पजल। देखिए लाइन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया है, इसके आगे बट ही बिलीव्ड, लेकिन उसे विश्वास हो गया, दैट कि अलोंग मतलब होता है साथ साथ, ठीक है। तो विथ हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हार्मोन, इंसेक्ट कीट, हार्मोन मतलब हार्मोन, तो कीट हार्मोन की खोज के साथ साथ द फोटोज, ये फोटोज गेव हिम उसे बताती हैं, द आंसर या फिर उसे उत्तर देती हैं, ऑफ वन ऑफ बायोलॉजिस्ट पजल, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की एक पहेली का भी उसे उत्तर देती हैं। यहाँ पे 2 बात कही गई है, ठीक है। तो पहली चीज़ हम यहाँ पे इसको छोटा करके, पहले ही इन्होंने दे दिया है, हम और छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे कॉमा लगा है इसलिए मैंने फिर से लगा दिया बड़ा सा,
कि बट ही बिलीव, लेकिन उसे विश्वास हो गया दैट कि अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हार्मोन, कि इंसेक्ट कीट हार्मोन की खोज के साथ साथ ये तस्वीरें उसे उत्तर देती हैं जीव विज्ञान की एक पहेली का। यानी ये तस्वीरें जीव विज्ञान की एक पहेली का भी उसको उत्तर बता देती हैं। हाउ द सेल कैन रीड, कि हाउ मतलब कैसे द सेल जो कोशिका होती है रीड पढ़ती है द ब्लू प्रिंट, ब्लू प्रिंट मतलब ढांचा। जैसे घर बनवाना होता है तो पहले एक ब्लू प्रिंट बनवाते हैं कि यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे बाथरूम, यहाँ पे आंगन हम बड़ा सा बनवाएंगे, यहाँ पे 3-4 कमरे बनवाएंगे, ये ब्लू प्रिंट मतलब ढांचा, रूपरेखा। तो ब्लूप्रिंट को ब्लूप्रिंट ही बोलेंगे, ठीक है। कि हाउ कैसे द सेल कैन रीड पढ़ लेती है सेल कोशिका, कि कोशिका कैसे पढ़ लेती है द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को, कि कोशिका अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ लेती है। डीएनए, जो डीएनए है इट अ सब्सटेंस इन द न्यूक्लियो ऑफ द सेल, तो जो डीएनए है ना ये न्यूक्लियो ऑफ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब वंश क्रम। तो कहते हैं कि डीएनए इज अ सब्सटेंस, डीएनए एक पदार्थ है इन द न्यूक्लियो मध्य में या फिर नाभि में ऑफ अ सेल, सेल की, कोशिका की नाभि में डीएनए एक पदार्थ है डेट कंट्रोल्स जो नियंत्रित करता है हेरिडिटी वंश क्रम को। तो कोशिका की नाभि में डीएनए एक पदार्थ होता है जो वंश क्रम को नियंत्रित करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स, इट डिटरमाइंस ये निश्चित करता है द फॉर्म रूप को एंड फंक्शन और कार्य को ऑफ द सेल कोशिका के, यहाँ कोशिका के रूप और कार्य को डिटरमाइन करता है, नियंत्रित करता है, यानी ये कोशिका को बताता है कि उसको कौन सा काम करना है, ठीक है। दस इस प्रकार डीएनए इज द ब्लूप्रिंट, डीएनए ब्लूप्रिंट है ऑफ फॉर लाइफ, जीवन के लिए। इस प्रकार डीएनए जीवन का ब्लूप्रिंट है या फिर जीवन के लिए ब्लूप्रिंट है। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, एब्राइट और हिज कॉलेज रूममेट उसके कॉलेज के सहपाठी ने, जिसका नाम है जेम्स आर वोंग, जेम्स और वोंग ने वर्कड ऑल दैट नाइट, पूरी रात काम किया, ड्राइंग पिक्चर्स तस्वीरें बनाई एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स और प्लास्टिक के मॉडल्स बनाए, यानी ढांचे बनाए, जैसे कि कुछ मॉडल्स बनाए जाते हैं, जैसे आप कागज़ से नाव बना लेते हैं तो वो बड़ी सी नाव का एक छोटा सा मॉडल है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। आप कागज़ से पंछी बना लेते हैं, ठीक है, तो वो बड़ी सी पंछी जो जीवित पंछी होती है उसका एक मॉडल है, ठीक है। तो उसी तरह से प्लास्टिक के मॉडल, ठीक है, जैसे प्लास्टिक की बोतल उसी तरह से प्लास्टिक के मॉडल। देखिए तो जे एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, एब्राइट और उसके कॉलेज के सहपाठी जेम्स आर वोंग ने वर्कड ऑल दैट नाइट, उस पूरी रात काम किया, ड्राइंग पिक्चर्स उन्होंने तस्वीरें बनाई एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और प्लास्टिक के मॉडल्स बनाए, यानी प्लास्टिक के मॉडल बनाने में पूरी रात बिता दी, ठीक है, यानी पूरी रात काम किया, टू शो यह दिखाने के लिए हाउ इट कुड हैपन कि ऐसा कैसे होता है, ठीक है। यानी एब्राइट और उनके सहपाठी जिनका नाम जेम्स आर वोंग था, सारी रात काम किया और तस्वीरें बनाई एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स और प्लास्टिक के मॉडल्स बनाए ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की, यानी उन्होंने अणुओं की तस्वीरें बनाई और प्लास्टिक के मॉडल बनाए टू शो यह दिखाने के लिए हाउ इट कुड हैपन कि ऐसा कैसे हो सकता है। टुगेदर साथ मिलकर, दे लेटर बाद में, उन्होंने रॉट लिखा द पेपर, यानी पेपर पर दैट एक्सप्लेन द स्टोरी, यानी इस बात को बाद में दोनों ने साथ मिलकर लिखा, या फिर इसे भी कह सकते हैं कि बाद में दोनों ने साथ मिलकर, टुगेदर द लेटर रॉट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, एक्सप्लेन द थ्योरी मतलब इस सिद्धांत का एक्सप्लेनेशन किया, विवरण दिया, और इसको ऐसे कहना है कि बाद में दोनों ने साथ मिलकर लिखकर इस सिद्धांत का विवरण दिया। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, सरप्राइज नहीं होता है, नो वन कोई भी, हु न्यू हिम जो उसे जानता है। देखिए इसको बाद में पढ़ेंगे
क्योंकि यहाँ पे जो लाइन कही गई है उसका सिद्धांत यहाँ से जुड़ा है, मतलब यानी पहले इसको पढ़ना है इस लाइन को। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएट हुआ फ्रॉम हार्वर्ड, हार्वर्ड से, यानी रिचर्ड एब्राइट हार्वर्ड से ग्रेजुएट होते हैं, स्नातक पास करते हैं विथ हाईएस्ट ऑनर, पूरे सम्मान के साथ। एब्राइट हार्वर्ड से पूरे सम्मान के साथ ग्रेजुएट होते हैं, सेकेंड इन हीज क्लास, और अपनी क्लास में ऑफ 1510 1510 बच्चों की क्लास में दूसरा स्थान प्राप्त करते हैं। तो एब्राइट हार्वर्ड से पूरे सम्मान के साथ ग्रेजुएट होते हैं और अपनी कक्षा में 1510 छात्रों के बीच दूसरा स्थान प्राप्त करते हैं। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, और जितने भी लोग उन्हें जानते हैं, नो वन सरप्राइज, कोई भी आश्चर्यचकित नहीं होता, और जितने लोग उन्हें जानते हैं वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होते, यानी जो उनको जानता था वो ही जानता था कि ये पढ़ने वाला छात्र है। ठीक है, जैसे आप इलाहाबाद जाके रहने लगे और तैयारी करने लगे तो गांव के लोग बोलेंगे कि अरे वहाँ पे जाके घूमता है, लेकिन अगर आप कहीं पे पास हो जाते हैं या फिर जो लोग आपके साथ रहते हैं वो देखते हैं कि आप कितनी मेहनत करते हैं, तो वो लोग सरप्राइज नहीं होंगे अगर आपकी कहीं पर वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन आपके गांव के लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि अरे ये तो पढ़ता था या फिर घूमता था बट इसका हो गया। तो ये सारी चीज़, जो लोग जानते हैं आपको वो सरप्राइज नहीं होंगे, लेकिन जो नहीं जानते वो सरप्राइज हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही गई। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। तो कहते हैं कि एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम, एब्राइट बन गया, अ ग्रेजुएट स्नातक, स्टूडेंट मतलब छात्र, रिसर्चर मतलब अनुसंधान करता। तो एब्राइट एक ग्रेजुएट स्नातक छात्र अनुसंधानकर्ता बन गया। तो एब्राइट एक स्नातक छात्र अनुसंधानकर्ता बन गया एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एब्राइट एक स्नातक छात्र अनुसंधानकर्ता बन गया। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, देयर, और वहाँ पर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट, उसने प्रयोग करने जारी रखे, टू टेस्ट हिज थ्योरी, अपने सिद्धांत को परखने के लिए, और वहाँ पर उसने अपने सिद्धांत को परखने के लिए प्रयोग करने शुरू कर दिए। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर ये थ्योरी सही हो जाती है, यदि यह सिद्धांत सही साबित हो जाता है, तो इट विल बी अ बिग स्टेप, तो ये एक बड़ा कदम होगा टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन के प्रोसेस को, जीवन की प्रक्रियाओं को समझने में यह एक बड़ा कदम होगा। इट माइट आल्सो लीड, और शायद इससे टू न्यू आइडियाज, नए विचार उत्पन्न होंगे, फॉर प्रिवेंटिंग, जो रोकेंगे, सम टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर एंड अदर डिसीज, और दूसरी बीमारियों को। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज, और इससे शायद नए विचार उत्पन्न होंगे, या फिर शायद इससे नए विचारों का जन्म होगा जो कैंसर और दूसरी बीमारियों को रोकेंगे। प्रिवेंट मतलब रोकना। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल, ये सब कुछ संभव हो सका बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, एब्राइट की वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण। यह सब कुछ एब्राइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण ही पॉसिबल हो सका, संभव हो सका। हिज हाई स्कूल रिसर्च, उसकी हाई स्कूल की जो रिसर्च थी, उसकी हाई स्कूल की जो अनुसंधान थे, इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट ऑन अ मोनार्क प्यूपा, मोनार्क प्यूपा के धब्बों पर किए गए उसके हाई स्कूल के जो अनुसंधान थे ना, रिसर्च थे ना, इवेंचुअली लेड हिम, वो उसे ले गए टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, कोशिका जीवन के सिद्धांत की ओर, वो उसे कोशिका जीवन के सिद्धांत की ओर ले गए। तो हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट ऑन मोनार्क प्यूपा, तो मोनार्क प्यूपा के धब्बों पर किए गए उसके हाई स्कूल के जो अनुसंधान थे, वो इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, उसको कोशिका जीवन के सिद्धांत की ओर ले गए।
Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies. देखिए कैमरा में देख के पढ़ाना होता है तो ध्यान से आप थोड़ा सा देखा करिए कि रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड, रिचर्ड एब्राइट इंटरेस्टेड था, रिचर्ड एब्राइट रुचि लेता था इन साइंस विज्ञान में, यानी रिचर्ड एब्राइट की विज्ञान में रुचि थी सिंस तब से, जब से ही फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, जब से उसने तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया था। तो रिचर्ड एब्राइट की विज्ञान में रुचि तब से थी जब से उसने तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया था, बट नॉट सो डीपली, लेकिन उसकी रुचि इतनी डीप नहीं थी, इतनी गहरी नहीं थी, दैट ही हैज़न्ट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, कि उसके पास दूसरी चीज़ों के लिए समय ही ना हो। जैसे हम लोग पढ़ने में लग जाते हैं तो 24 घंटा पढ़ते ही रहते हैं, खेलना खाना सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरी चीज़ों के लिए भी समय निकालना चाहिए। ये बात इस अध्याय में आपको सिखाई जा रही है। लास्ट की ये दोनों पैराग्राफ बहुत अच्छी तरह से समझिएगा और जीवन भर याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत बड़ी बात आपको बताई जाएगी। तो बट नॉट सो डीपली, लेकिन इतनी गहराई से नहीं, दैट ही हैज़न्ट टाइम फॉर अदर डिसीट, कि उसे दूसरी चीज़ों के लिए वक्त ही ना मिले। एब्राइट आल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर, डिबेटर मतलब झगड़ालू, झगड़ने वाला। तो एब्राइट एक झगड़ने वाला व्यक्ति था, यानी वो वाद विवाद करता था। एंड पब्लिक स्पीकर, और वो एक अच्छा वक्ता था, स्पीकर था, भाषण देने वाला, यानी वो एक अच्छा वक्ता था। एंड अ गुड कैनोइस्ट, और वो एक अच्छा नाविक भी था। एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, और वह सभी प्रकार की रुचियों में भाग लेता था, यानी जो कुछ भी उसे अच्छा लगता था वो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता था। ही इज आल्सो एन एक्सपर्ट, तो बात यह है कि आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए, साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई भी करिए, ठीक है, दोनों चीज़ें करनी है, एक ही चीज़ के पीछे नहीं भागना, नहीं तो पागल हो जाएंगे। ही इज़ आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर था, यानी वो एक निपुण फोटोग्राफर था। पर्टिकुलरली ऑफ नेचर, पर्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से वो फोटोज़ खींचता था ऑफ नेचर, प्रकृति की। एंड साइंटिफिक एक्सिबिट्स, और विज्ञान की प्रदर्शनियों की, यानी प्रदर्शन किए जाते हैं ना विज्ञान की, जैसे आप जाते हैं तो आप किसी स्थान पे देखते हैं पुराने पुराने सामान वगैरह, तो उनका प्रदर्शन किया जा रहा होता है, उसी तरह से, ठीक है। तो वो विशेष करके प्रकृति और विज्ञान की प्रदर्शनियों की तस्वीरें खींचता था। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज ए स्ट्रेट स्टूडेंट, इन हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट वाज ए स्ट्रेट स्टूडेंट, रिचर्ड एब्राइट वाज ए स्ट्रेट, एक सीधा साधा विद्यार्थी था। हाई स्कूल में रिचर्ड एक सीधा साधा विद्यार्थी था। बिकॉज, क्योंकि लर्निंग वाज ईजी, सीखना आसान होता है, क्योंकि सीखना आसान होता है। ये बात आप तब समझेंगे जब आप स्कूल पास कर लेंगे, ठीक है, तब आपको एहसास होगा, जब आप जीवन की परीक्षाओं से गुजरेंगे, रोजी रोटी कमानी पड़ेगी, घर चलाना पड़ेगा, तब आप समझेंगे कि सीखना आसान होता है। क्योंकि ये बचपन का जो समय होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी बन सकते हैं, आप जो चाहें वो बन सकते हैं, ठीक है। तो बिकॉज लर्निंग वाज ईजी, क्योंकि सीखना आसान होता है। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी, उसने अपनी बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा मोड़ दी थी या फिर लगा दी थी टुवर्ड डिबेटिंग, वाद विवाद में। एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स, मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स, देखिए यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि बिकॉज लर्निंग वाज ईजी, क्योंकि सीखना आसान होता है, इसलिए ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी, उसने अपनी बहुत सारी ऊर्जा लगा दी थी टुवर्ड्स मॉडल, जिसके डिबेटिंग को छोड़ रहा हूँ मैं अभी, मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स। यूनाइटेड मतलब संयुक्त, मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब मतलब संयुक्त राष्ट्र क्लब की डिबेटिंग में, वाद विवाद प्रतियोगिता में, ठीक है, यानी वो बढ़ चढ़ के वाद विवाद करता था, बढ़ चढ़ के सभी चीज़ों में भाग लेता था। वाद विवाद से आप अच्छी तरह से परिचित हैं, ठीक है, तो उसी चीज़ को। तो ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी, उसने अपनी बहुत सारी ऊर्जा मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब के वाद विवाद प्रतियोगिता में खर्च कर दी थी या लगा दी थी। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, उसे ही ऑल्सो फाउंड, उसे कुछ लोग मिले टू एडमायर, जो उसकी प्रशंसा करते थे, यानी उसे कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने उसकी प्रशंसा भी की। यानी आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो लोग आपकी तारीफ करते हैं, आप कुछ बुरा काम करते हैं तो लोग आपकी बुराई करते हैं ना। तो अच्छा काम करने पे बहुत कम ही लोग तारीफ करते हैं,
और बुरा काम करने पे सारे लोग बुरा करते हैं, ठीक है। रिचर्ड अवीरो ही सोशल स्टडीज टीचर, उसके सोशल विज्ञान यानी सामाजिक अध्ययन के या सामाजिक विज्ञान के, सामाजिक अध्ययन ही कहा जाएगा, विज्ञान तो नहीं कह सकते। तो रिचर्ड अवीरो उसके सामाजिक अध्ययन के अध्यापक थे एंड एडवर्टाइजर टू बोथ क्लब, और दोनों क्लब के एडवर्टाइजर थे, सलाहकार थे। मिस्टर वेदर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, मिस्टर वेदर वॉज द परफेक्ट पर्सन, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे फॉर मी, मेरे लिए देन, उस समय मिस्टर वेदर मेरे लिए पूर्ण व्यक्ति थे या सबसे अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज, ही ओपनड, उन्होंने नए विचारों के लिए, न्यू आइडियाज के लिए, माई माइंड ओपनड, मेरे मन को खोल दिया था, उन्होंने नए विचारों के लिए मेरे मन को खोल दिया था, या फिर उन्होंने मुझे नए विचार दिए। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट, रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव, रिचर्ड हमेशा गिव देता था, एक्स्ट्रा एफर्ट, अतिरिक्त प्रयास, यानी रिचर्ड हमेशा अतिरिक्त प्रयास करता था। मिस्टर वेदर सेड, मिस्टर वेदर ने कहा। व्हाट प्लीज्ड मी, और जिस चीज़ ने मुझे खुश किया, वाज, वो ये थी, हेयर वाज दिस पर्सन, की ये लड़का, हु पुट इन 3 or 4 hours, जो 2 से 4 घंटे एट नाइट, रात्रि में, डूइंग डिबेट रिसर्च, वाद विवाद पर शोध करता है, छोटा करेंगे इसको, ठीक है। व्हाट प्लीज मी, जिस चीज़ ने मुझको प्रसन्न किया या जिस चीज़ से मुझको खुशी हुई, वाज, वो ये थी, हेयर वाज दिस पर्सन, की ये लड़का, हु पुट इन 3 or 4 hours, 3 से 4 घंटे एट नाइट, रात्रि में, डूइंग डिबेट रिसर्च, अपने वाद विवाद पर शोध करता था, ठीक है, क्लियर हो गया। बिसाइड्स मतलब होता है इसके अलावा, अतिरिक्त, ठीक है। और इसके अलावा डूइंग ऑल हिज रिसर्च, वो अपना सारा शोध करता था, विद बटरफ्लाइज, तितलियों पर, एंड हिज अदर इंटरेस्ट, और दूसरे कीटों पर, और वह तितलियों पर तथा अन्य कीटों पर अपना शोध भी इसके साथ करता था, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं, लास्ट वाला देखते हैं कि रिचर्ड वाज कम्पिटिटिव। अब इसको ध्यान से समझिएगा और जीवन भर याद रखिएगा, ठीक है। तो रिचर्ड वाज कम्पिटिटिव, रिचर्ड के अंदर प्रतियोगिता की भावना थी, ठीक है। मिस्टर वेरो कंटिन्यूड, श्रीमान वेयर ने बात को जारी रखा, सॉरी कैमरा में देखने की वजह से मैं ध्यान नहीं दे पाया, वेयर है यहाँ पे। तो मिस्टर वेयर कंटिन्यूड, मिस्टर वेयर ने अपनी बात को जारी रखा, बट नॉट इन बैड सेंस, लेकिन एक बुरे रूप में नहीं, ठीक है। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने समझाया। रिचर्ड वाजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग, रिचर्ड जीतने में इसलिए रुचि नहीं लेता था, फॉर विनिंग सेक, क्योंकि उसको जीतना था, यानी रिचर्ड सिर्फ इसलिए जीतने में रुचि नहीं लेता था क्योंकि उसको जीतना था, और विनिंग टू गेट अ प्राइज, या उसको कोई इनाम जीतना है, यानी रिचर्ड इसलिए जीतने में रुचि नहीं लेता था कि उसे जीतना है या फिर उसको कोई इनाम जीतना है, ठीक है। रेदर, इसके बजाय, ही वॉज विनिंग, वो जीतता था, बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब, वो अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करना चाहता था, ही कुड, जो वो कर सकता था, यानी वो इसलिए जीतता था ताकि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके, यानी इसलिए मत लड़ो क्योंकि आपको कोई इनाम मिलेगा, बल्कि इसलिए लड़ो ताकि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सको, ताकि दुनिया आपको पहचान सके। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि मेरा वीडियो पहले ही लंबा हो चुका है। फॉर द राइट रीजन, अच्छे कारण के लिए या फिर सही मायने में, ही वांटेड टू बी द बेस्ट, वो सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था, सही कारण के लिए वो सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था, या फिर सही मायने में वह सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था। एंड और दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और वैज्ञानिक बनने में इज द वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, यह एक महत्वपूर्ण कारण है वैज्ञानिक बनने, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और वैज्ञानिक बनने के लिए वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, यह एक महत्वपूर्ण कारण है, और वैज्ञानिक बनने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कारण है। स्टार्ट विथ अ फर्स्ट रेट माइंड, एक कुशाग्र बुद्धि से, एक तीव्र बुद्धि से आप शुरुआत कीजिए। ऐड क्यूरियोसिटी,
थोड़ी सी जिज्ञासा को शामिल कीजिए एंड मिक्स और इसे मिलाइए इन द विल टू विन, जीतने की इच्छा, और इसमें जीतने की इच्छा को मिलाइए फॉर द राइट रीज़न, सही कारणों के लिए, और सही कारण के लिए जीतने की इच्छा को इसमें मिलाइए। ए ब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, ए ब्राइट में ये सभी गुण थे। फ्रॉम द टाइम द बुक, और जिस समय से उस किताब ने द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, सम्राट दसम की यात्राएं नामक किताब ने जिस समय से, फ्रॉम द टाइम जिस समय से ओपन खोला था द वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस विज्ञान के संसार को, टू हिम उसके लिए, और जिस समय से मोनार्क एक्स सम्राट दसम की, यानी मोनार्क एक्स पीछे भी मिला था ना, तो सम्राट दसम की यात्राएं नामक किताब ने उसके लिए विज्ञान के संसार को खोला था। रिचर्ड ए ब्राइट ने हैज़ नेवर लॉस्ट, कभी नहीं खोया, ही साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा को, यानी तब से रिचर्ड ए ब्राइट ने अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा को कभी भी खोने नहीं दिया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें, और इसी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको 9th 10th 11th 12th सभी की क्लासेस अब लगातार मिलने वाली हैं, और ग्रामर और बुक दोनों का अध्ययन हम बराबर करेंगे, यानी बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए नए वीडियो में फिर से मिलते हैं।